आप लोग एक इंटरनेशनल, एक नेशनल, एक बिहार रिलेटेड और चाहे तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ एक बता दीजिए, एक एक करके। जी गुड इवनिंग सर, प्रियस। स्टार्ट करेंगे आज हाँ सर। फिर। हाँ बोलिए। सर सबसे पहले बिहार स्पेशल न्यूज में सर, डायल 112 से प्रदेश के निजी एम्बुलेंस को भी जोड़ने की तैयारी की गई है, क्योंकि बिहार में एक्सीडेंट से मृत्यु के मामले में दूसरा स्थान पे है। और सर नेशनल न्यूज में सर, यूजीसी द्वारा हाल ही में जो भेदभाव को रोकने के लिए जो नियम बनाया गया था, उस पर पुनर्विचार हेतु वापस लेने की बात हो रही है। और सर बांग्लादेश में सर नेक्स्ट मंथ इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले भी सर वहां पे स्थिति और बिगड़ रही है सर। ठीक। यस सर, हम बिहार से चालू करना चाहूंगा सर। बिहार के तीन व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिला है। और सर नेशनल में रिपब्लिक डे आज मनाया गया, जिसमें कि ईयू के प्रेसिडेंट और ईयू प्रे ये सर ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट दोनों शामिल थे मुख्य अतिथि के तौर पे। इंटरनेशनल में सर MEAS जयशंकर साहब ने सरजियो गौर से मुलाकात की है, USA इंडिया ट्रेड डील को लेकर। यस सर। ओके। हेलो सर। हाँ निवेदिता बोलिए। हाँ सर, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है कि इंडिगो ने ईरान एयर स्पेस से जितनी भी प्लेन्स हैं उनकी वो रद्द कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है। और एक नेशनल लेवल लेवल न्यूज़ ये है कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और एक बिहार लेवल का न्यूज़ ये है कि डायल 112 के तहत निजी जो एम्बुलेंस है उसको भी जोड़ा गया है, ताकि और लोगों को भी सुविधाएं मुहैया कराया जाए। अच्छा, शुभांशु शुक्ला जो है वो किस मिशन पे गए थे? उस मिशन का नाम क्या था? एक्सियोम। एक्सियम 4। एक्सियम ओके। 4। उनका क्या रोल था उसमें? मतलब चारों जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे, क्रू मेंबर्स, उनका अलग अलग रोल था, तो उनका क्या रोल था? समझे क्या क्वेश्चन? सर वो कुछ उगाने वाले थे क्या वहां पे? चेक कर लीजिएगा। और ओके बाकी सर। तीनों उनके साथ मेंबर्स कौन थे, नाम सर ये एक, जिनका? हाँ बताइए चंदन। सर याद तो नहीं, एक बालकृष्णन थे। नहीं नहीं, हम फिर वो जो उनके साथ तीन मेंबर और स्पेस में गए थे, फॉरेन मेंबर्स, सॉरी सर। फॉरेन सर एक एस्ट्रोनॉट्स। टैगी विल्सन थे। ओके। सर तो याद नहीं आ रहा। ठीक, कोई नहीं। मतलब किसी को ऐसा कभी नहीं याद आए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी आप लोग ऐसा जरूर नहीं है, बट कभी कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो और उनका पायलट का रोल था, ठीक है। सर देख के बता रहे हैं, एक पेगी वाइटसन थे, और एक स्लावोसोज ओजनस्की विस्नेजेस्की। तो याद भी नहीं होगा। और टिबोर कापो। सर एक टिबोर कापू और विस्नेजेस्की और विटसन। ठीक। एक का भी आपने पेगी विटसन भी बता दिया तो भी उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, कुछ तो याद है। और रेस्पेक्टिव रोल्स में जो शुभांशु शुक्ला थे उनका रोल पायलट का था। ओके। और नेक्स्ट बताइए न्यूज़। सर मैं बताना चाहूंगी। हाँ रश्मि बोलिए। सर इंटरनेशनल में कनाडा के प्रेसिडेंट मार्क कार्नी बोले हैं ट्रम्प के ट्रैफिक वॉर पर कि स्वदेशी अपनाएं। और एक नेशनल न्यूज में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलने वाला है। और एक बिहार रिलेटेड न्यूज है कि 22 पुलिसकर्मी को अवार्ड मिलेगा। अच्छा, एक सवाल है सभी से कि रिसेंटली जर्मनी के एक बहुत सीनियर
पॉलिटिशियन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि जर्मनी इज नाउ बैक ऑन ट्रैक और हम लोग अब ईयू में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो क्या लगता है कि जर्मनी वापस से अपनी ग्लोरी पाने के लिए अग्रसर है और इससे वर्ल्ड मतलब सिनेरियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उनके डर से ट्रम्प ने टैरिफ्स को पीछे लेने का ये किया है, डिसीजन लिया है? सर जर्मनी वाला को फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उनके दबाव में नहीं आए, इसलिए ट्रम्प को, क्योंकि ट्रम्प पहले वो बुली करने का कोशिश करते हैं ताकि निगोशिएट करके जो अपोजिशन पार्टी है वो कोई डील में आए। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने और कुछ कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ये उनके दबाव में नहीं आए हैं। अच्छा। सर, ये, हाँ, बोलिए। बोले सर। हाँ, बोलिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीछे होने मुख्यतः दो कारण है। एक इंटरनल फैक्टर, जो उनका वोटिंग परसेंटेज है, जो पॉपुलैरिटी है वो काफी गिर गया था इन यूएसए। और सर एक्सटर्नल फैक्टर, यूरोपियन यूनियन द्वारा एंटी कोएर्जन टूल का इस्तेमाल करने को लेकर जो बयान आया था उसको लेकर। और सर ये जर्मनी अगर मजबूत होगा तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि जैसे जर्मनी इंडिया अभी फ्री ट्रेड, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सर, तो उसमें को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी है। यूरोप जब अपने पैरों पे खड़े होगा फॉर सिक्योरिटी, तो हमारा इंडिया को भी को प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी मिलेगी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में सर। ओके, ठीक है। एक और सवाल है कि चाइना एक फिलॉसफी एक अपना रहा है कि अ, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना का सोचना है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इसी टाइप के स्टेप्स लेते रहे तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि यूएसए को ही आइसोलेट कर दिया जाए। वो मतलब खुद अपने ही वेट के अंडर क्रम्बल कर जाए और आइसोलेट होके बाकी वर्ल्ड जो है वो प्रोग्रेस करे। तो क्या लगता है, इस ये वाला जो फिलॉसफी है ये पॉसिबल है आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए? सर पहला, इकोनॉमी लेवल पे अभी भी डॉलर का हेजेमनी है, तो वो एक इशू क्रिएट करेगा। दूसरा सर के भी बहुत सारे वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा है। तो सर उस तरह से हम लोग कह नहीं सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन हाँ, हम लोग, यूएस अगर सपोर्ट नहीं भी करता है तो हम जो मल्टीलैटरलिज्म को फॉलो करने के लिए इंडिया और जो बाकी सिमिलर थॉट्स रखती है उनको काम करते रहना चाहिए। डब्ल्यूएचओ से यूएसए के अलग होने पर डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है उनका क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने इस कदम को गलत ठहराया है और उम्मीद की है कि भविष्य में यूएसए फिर से जुड़ेंगे। हम्म। उन्होंने कहा है कि आपके फैसले से दुनिया में खतरा बढ़ा। ठीक है। तो ये एक है उनका स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिए एक न्यूज़, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर एक न्यूज़ और वायरल हो रही है कि जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं, जिन्हें अभी राष्ट्रपति बनाया गया है, डेल्सी रोड्रिग्स, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही हैं कि जो अमेरिकी सैनिक है उनकी तरफ से उन्हें कुछ 15 मिनट का टाइम दिया गया था सत्ता चेंज करने के लिए और अमेरिका की बात मानने के लिए। तो उन्होंने अपना ऐसा बयान दिया है कि अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने सत्ता अभी ग्रहण की है। ओके। दो न्यूज़ और सर है, दोनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसीलिए सर पूछ रहा हूँ। एक तो है सर विश्व स्तरीय तैराक तैराक एक एकेडमी खोलने की बात हो रही है ताशकंद में, जो हमारी खेल मंत्री हैं माननीय श्रेयसी सिंह उनके द्वारा, ताकि यहाँ पे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़े। और दूसरा जो 3 पद्म श्री पुरस्कार है, एक रोहित शर्मा जी हो गए, दूसरे और दूसरे हरमनप्रीत कौर, और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो प्रवीण कुमार, ये तीनों को मिल रहा है सर पद्मश्री।
ये दो तो ओके, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आज का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बिहार से किन 3 लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं? सर एक विश्व बंधु, श्री विश्व बंधु, सर श्री भारत सिंह भारती, और और एक एक श्री गोपाल गोपाल श्री त्रिवेदी, जी। ओके। गोपाल जी किन, त्रिवेदी। हाँ, किन क्षेत्रों में योगदान के लिए? सर श्री गोपाल जी त्रिवेदी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया है, और बाकी श्री भारत सिंह उनका लोकगीत में है उनका, दोनों कला क्षेत्र और के लिए। और कला क्षेत्र के लिए, और उनका आर्ट्स में है। अ, थोड़ा सा और मतलब देख लीजिएगा। आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बोलना है, ठीक है? आज ही का न्यूज़ है, इसीलिए हो सकता है याद नहीं कर पाने का समय मिला हो, बट थोड़ा और कॉन्फिडेंट। 3 ही नाम है, तीनों ने किस क्षेत्र में काम किया है? अच्छा, ये डॉक्टर त्रिवेदी जो हैं, ये प्रीवियस पास्ट में कौन से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं? वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सर। हाँ, समस्तीपुर में है, राजेंद्र प्रसाद जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जी सर, जी पूसा। हाँ, पूसा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति रह चुके हैं। और इन्होंने बिहार एक्वाकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर, बाबा, बिहार एक्वाकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर नामक संस्था बनाई थी, जिसमें मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि तकनीकों से ग्रामीण की मदद की है, ठीक है। बाकी भरत सिंह जो हैं, वो भोजपुरी गायकी के पुरोधा हैं, और लोक नर्तक हैं विश्व बंधु, ठीक है। उन्होंने डोमकच को, डोमकच में। हाँ, नई पहचान दिलाई है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो शेयर्ड है, ठीक है। बाकी अ, पटना एडिशन पढ़ने का यही फायदा होता है कि आपको और किसी भी एडिशन में ये नहीं पता चलेगा कि बिहार के कितने लोगों को मिला है। और चूंकि आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको बहुत तुरंत न्यूज़ चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब 1 महीने बाद बिहार स्पेशल पढ़े और उसमें फिर आपको न्यूज़ में कहीं पर मिल गया। आपको तुरंत चाहिए, तो उस हिसाब से फिर पटना एडिशन से काम बन जाता है। ये पुलिस गैलेंट्री मेडल्स, जिन लोगों का भी डीएसपी प्रेफरेंस है, वो लोग इस एग्जाम्पल को अपने गांठ बांध सकते हैं। इम्पेकेबल, बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन आईपीएस श्री कुंदन कृष्णन जी का, शेयर भी किए थे। कोई समराइज करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन? पढ़े आज आप लोग जो शेयर किए थे? हेलो सर। उन्होंने सारण में जो कैदी से सर जेल को मुक्ति कराई थी, ऐसा करके कुछ न्यूज़ था कि वहां पे कैदियों ने मतलब हंगामा कर दिया था, जिससे सर उन्होंने उस चीज को मतलब वहां पे सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया था वापस से। हाँ, उन्होंने प्रॉपर जेल कैप्चर कर लिया था, ठीक है। जेल का एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरथ्रो करके पूरा कैप्चर कर लिया था। 3 दिन तक ये चला था। फिर उसमें बहुत ही वीरता से, ये उस समय एसपी थे, तो इन्होंने मिलिट्री पुलिस के साथ मिलकर, बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी का नेतृत्व किए थे। और इनके हाथ में चोट लगने के बावजूद भी इन्होंने उस ऑपरेशन को फ्रंट से लीड किया था। कई कैदी मारे गए थे और कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे, तो इसीलिए उनको इसके लिए सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। तो कभी अगर आपसे कुछ पॉजिटिव रोल मॉडल्स की बात करते हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सर, इंस्पिरेशन में आप इनको भी एक शामिल कर सकते हैं। हेडलाइन ये है कि कुंदन कृष्णन ने छपरा जेल को कैदियों के कब्जे से कराया था मुक्त। तो इसके हिसाब से आप अपना लैंग्वेज को ये कर लिया कि उन्होंने कैदियों के कब्जे से छपरा जेल को मुक्त करवाया था। उसमें अ, अविस्मरणीय साहस का परिचय दिया था, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सारा चीज जो भी उसके बाद आपको अपने हिसाब से जोड़ना है जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये नेशनल वोटर्स डे 25 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि सर क्योंकि उस 25 दिन से जनवरी उन्नीस सौ निर्वाचन आयोग का पचास स्थापना हुआ ईसीआई था। की मतदाताओं को स्थापना हुई जागरूक थी। करने के लिए और यूथ हाँ, में सर वोटिंग एक एक परसेंटेज करके को सर बोलिए। एनहेंस करने। नहीं नहीं, 25 को ही क्यों मनाया जाता है सर 25? सर भारतीय इस दिन निर्वाचन आयोग फाउंडेशन ऑफ का स्थापना हुआ था। हम्म। 26 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी सर। हम्म। इसी की वजह से इसको नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। ओके, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का नाम बता दीजिए जो आपको पता हो। सर एक स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, तो हम्म। उसको लोगों को हम लोग पार्टिसिपेट करा। एक अभी ईसीआई नेट है, तो उसमें बहुत सारे जो एप्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म में लाया गया है। राइट। सर एक सी विजिल ऐप ऐप है सर, उसे भी लॉन्च किया गया था। वो अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी कहीं भी सर उसका वो उल्लंघन होता है तो वहां पे आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और सर एक वीवी पैट लाया गया था कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो स्लिप के थ्रू आप वेरीफाई हो जाता है सर कि वो आपका वोट उसी उसी पार्टी को जा रहा है। फोटो आईडी कार्ड सर लाया लाया गया था। हाँ, ये चैट में भी आप लोग सब सही लिख रहे हैं। राइट। सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ले सकते हैं सर। हाँ, ले सकते हैं। बस इसमें यही है कि जैसे ही आप बोलिएगा कि आपका इंटरव्यू वहीं से घूम जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घुमाना चाहते हैं तो घुमा सकते हैं अपने मतलब एसआईआर की तरफ। सर इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ट्रांसक्रिप्ट में देखना है कि इसमें इंटेंसिव वर्ड क्या है। तो मैंने जहाँ तक सर्च किया कि डोर टू डोर बूथ लेवल ऑफिसर जाते हैं, तो ये इंटेंसिव वर्क है, इसलिए इसको इंटेंसिव बोला जाता है। तो सही रहेगा ये। हाँ बिल्कुल, यही आंसर ही है इसका। सर और स्पेशल क्या है इसमें? हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये अभी मतलब ऐसे बोलेगा, इंटेंसिव का आपने मीनिंग बता दिया और फिर बोलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो इस बार ईसीआई का स्पेशल इनिशिएटिव। सर इसमें मैंने देखा था कुछ, तो जैसे कि नॉर्मली समरी रिवीजन होता है, हम्म। जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट होता है उसमें हम उसको चेंज करते हैं। लेकिन ये स्पेशल है, बहुत सालों के बाद हो रहा है, डेमोग्राफी में चेंज आया, तो ये स्पेशल प्रोसेस है। ऐसा कुछ था राइट। उसमें। ठीक। तो एक्चुअली में डिफाइंड इंटेंसिव ही है, ठीक है। समरी डिफाइंड है, इंटेंसिव डिफाइंड है, रेगुलर डिफाइंड है, लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए उसी हिसाब से है। आप लोग ये नेशनल वोटर्स डे वाला जो आपको आर्टिकल भेजे थे पीआईबी पे, वो देख लीजिएगा। इस बार का क्या थीम है, क्या थीम रहा नेशनल वोटर्स डे वंदे का? मातरम की 150 साल। ओके, ये 26 जनवरी का है या फिर? माई वोट माई इंडिया सर। माय वोट जी माय सर, मेरा देश मेरा वोट। जी हाँ। सर, सुनने में मिस्टेक हो। ओके, ठीक। और टैगलाइन क्या है? Citizen at the heart of Indian democracy. ठीक। और बिहार के रिलेटेड आपसे शेयर किए थे सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ बिहार इलेक्शंस में, तो क्या अचीवमेंट्स हैं? ये Brilliant. अचीवमेंट्स आपको कभी डायरेक्टली नहीं भी पूछा जाएगा, बट किसी एग्जाम्पल में आप ये सारा बातें, डेमोक्रेसी खतरे में है क्या, इस टाइप का जब बात होता है तो डेमोक्रेसी को खतरा में नहीं है ये बताने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है कि वोटर परसेंटेज इस बार बढ़ा था, विमेन वोटर परसेंटेज और ज्यादा बढ़ा, और तीसरा चीज की ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत स्मूथली हुआ। और इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी ये कॉन्स्टिट्युएंसी में रीपोल रिक्वेस्ट नहीं आया। तो ये सब अचीवमेंट्स, तो आप वो वाला आर्टिकल मतलब वो वाला जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है उसमें वो डेटा आप याद कर लीजिएगा। तो ये 2616 कैंडिडेट्स नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं पर अगर बात करना हो तो ये बोल सकते हैं कि सर 12 रिकग्नाइज्ड पार्टीज ने बिहार में पार्टिसिपेट किया था। और ये सब बातें जब आप बोलेंगे तो
इससे आप इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी हेल्दी डेमोक्रेसी है। जिस दिन ऑपोजिशन रिजल्ट मानने से इनकार कर देगा उस दिन डेमोक्रेसी फेल कर जाएगी। एक मतलब बहुत बड़ा ये डेमोक्रेसी का एक चेक चेक होता है कि ओपोजिशन अगर हार को सही से अगर बर्दाश्त कर गई तो मतलब डेमोक्रेसी ठीक चल रहा है। सर मेरा एक सवाल है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि क्या मीडिया बायस्ड है, क्या लोकतंत्र भारत में फेल्ड है, दो हम लोग जो बैलेंस आंसर देने का कोशिश करते हैं वो देना चाहिए या डायरेक्ट बोलना चाहिए नहीं मीडिया बायस नहीं है, या फिर लोकतंत्र खतरे भी नहीं है, फिर जो जो आपने पॉइंट बोला वो बता सकते हैं। हम मतलब ये पूछ रहे हैं सर कि बैलेंस आंसर देना है कि डायरेक्ट पॉजिटिव ही केवल बताना है। आप बोलेंगे कि खतरे में नहीं है और उसके बाद ये लाइन बोलेंगे। ओके सर, और मीडिया बायस्ड है कि नहीं पूछा भी बहुत जा रहा था। हाँ, उसमें आप मीडिया बायस्ड है कि नहीं है इसमें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो सर बहुत सारे स्क्रिप्ट में सर वो पूछ भी रहे हैं सर कि गोदी मीडिया क्या है। हाँ, तो आज सर भी हम क्वेश्चन में डाले थे। आज का जो क्वेश्चन वहीं से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चंस, तो आज भी डाले थे ताकि आज डिस्कस हो सके। तो आने ही वाला था वो क्वेश्चन थोड़ी देर में, तो अभी कर लेते हैं वो सारे क्वेश्चंस। हाँ, तो वही है। अगर हम लोग वहीं पर चले जाएं कि हाल ही में एक जाने माने पत्रकार की का निधन हो गया है, वो कौन थे? सर मार्क टुली। मार्क टली। मार्क हाँ, तो आगे है कि मीडिया की लोकतंत्र में क्या भूमिका है। सर मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और सर मीडिया जनता और शासन के बीच में एक ब्रिज होता है। यस सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सर ये सुचारू रूप से यूज करता है सर। और मार्क टली है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? हिस्ट्री में। मार्क टली जो पत्रकार है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई पढ़ के जल्दी से बताइए। वो आर्टिकल तुरंत देखिए, लगता है आज एक्चुअली समय नहीं मिल पाया ना आप लोगों को पढ़ने का। ये इसीलिए हम आपको इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इनको हम चाह रहे हैं कि इनके बारे में आप जानें। लेकिन जब आप ये करेंगे तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या मीडिया बायस्ड है, तो आप बोलिएगा कि मार्क टली का कंट्रीब्यूशन को आप गिना दीजिए। सर उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी को बहुत अच्छे से कवर किया था सर। ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंटी स्टेरॉइड्स राइट्स जो हुए थे सर, इनको बहुत अच्छे से कवर किया था। सर अ, ये ऐसे पत्रकार हैं जो काफी सारे ऐतिहासिक समय को देखा है और उसमें भी अनबाइस्ड रहे हैं। जैसे कि इमरजेंसी टाइम में भले ही सबको जेल में डाल दिया गया फिर भी ये अनबाइस्ड थे। इस पर इनको भारत से निकाल भी दिया गया, उसके बाद भी इमरजेंसी के बाद आए और अनबाइसनेस अपना बरकरार रखे। हम्म। आप अभिनव पांडे को जानते हैं? यस सर। यस। ठीक। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसा, बट आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए। अगर अभिनव पांडे को नहीं तो रामनाथ गोयनका को जानते हैं? जी सर। क्या था उनका ये कंट्रीब्यूशन? सर इमरजेंसी के समय इंडियन एक्सप्रेस आता था तो उन्होंने प्लैंक छोड़ दिया था उसमें, और हाँ। इम्पार्शियल उन्होंने सब कुछ सही सही बताया था लोगों के बीच में, जो क्योंकि इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रहा था लोगों तक। इसके लिए फिर अवार्ड भी आता है, गोयनका अवार्ड। राइट, इसीलिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। हम उन्हीं का हाईलाइट कर रहे हैं जिन अवार्ड्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह शिरकत करते हैं, ठीक है? ताकि उ- उसकी उन अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो आप बता सकते हैं कि ये मीडिया अभी बायस्ड है क्या? तो उसमें है कि सर 24/7 मीडिया चैनल्स आ जाने के कारण 24/7 न्यूज चलते हैं, तो उसमें कभी कभी प्रतीत होता है कि मीडिया बायस्ड है। परंतु उसके बाद फिर आप मार्क टली, रामनाथ गोयनका और इनका, और अभी प्रेजेंट में जैसे आप सौरभ द्विवेदी हुए, फिर अभिनव पांडे हो गए, मतलब
मेरे पास बहुत सारे आप इसमें से चूज कर ले जिनमें आपको लगता है कि वो आपको फंसा नहीं पाएंगे। ठीक है। हो सकता है कि अगर उनके आपके नाम के सिलेक्शन से लगे कि सारे आप अपर कास्ट नेम्स बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा खोज लीजिएगा और मतलब एक बैलेंस्ड आप आंसर ला सकते हैं। और अगर अभी प्रेजेंट के किसी का नाम से नहीं, तो आप कुछ कुछ न्यूज़ के एडिटर्स का नाम आप पता कर लीजिए। द हिंदू के एडिटर, फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, हिंदुस्तान के एडिटर और दैनिक जागरण के एडिटर। तो उन सारे एडिटर्स का आप नाम ले सकते हैं। और दूसरा, हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, वो भी जर्नलिज्म से ही गए हैं, हरिवंश जो हैं, श्री हरिवंश जी। तो मतलब ये सारा ये प्रूव करता है कि मीडिया अभी भी जो है वो एक अपना अहम रोल प्ले कर रही है। और कुछ, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि कुछ ऐसे मीडिया पर्सन्स का आप नाम ले सकते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, जैसे दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान कवर करते वक्त में। तो इस टाइप के आप नाम जब लेंगे तो फिर आप ठीक ठाक डिफेंड कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक। सर, हाँ तो फिर प्रियेश बोलिए। इसमें एक एक सवाल ये हो जाएगा सर कि जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान जैसे 180 में 160 पे क्यों है? जब आप ऐसे बोल रहे हो, इंटरव्यू के लिए बोल रहे हैं सर, हाँ हाँ, तो इसका उसमें क्या आप काउंटर? बताइए। हाँ, इसमें आप बताइए कि सर, जो पैरामीटर्स पे फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो जो वो क्राइटेरिया है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स जिन पैरामीटर्स पे प्रेस का फ्रीडम डिसाइड करता है, वो पैरामीटर्स क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उतने एप्लीकेबल हैं, और क्या वो पैरामीटर्स अपने में ही इतने सूटेबल हैं कि वो प्रेस फ्रीडम को जज कर सके। तो इसीलिए इंडिया सर इसका खंडन करता है। और इंडिया और बेहतर मानकों के हिसाब से के डिजाइन के लिए सब, मतलब इंडिया का स्टैंड यही है कि और बेहतर मानक होने चाहिए। ठीक है, इंडिया ये के सर। कॉन्टेक्स्ट में। सर, एक मॉक में मुझसे प्रेशराइज किया गया था इसी को लेके कि आप बिहार से कोई पत्रकार का नाम बताइए, तो प्रेशर सिचुएशन में मैंने बोल दिया मैक्से से अवॉर्डी रवीश कुमार। तो ये सही रहता है सर उनका नाम लेना? मैंने अभी के डिस्कशन में इंटेंशनली उनका नाम नहीं लिया था, बट नो डाउट ही इज एक्सेलेंट पत्रकार। जी इसमें सर। अभी वो थोड़ा सा कहते हैं कि पावर को जब आप टूथ सुनाते हैं तो कभी कभी यू फॉल आउटसाइड। तो वही उनके साथ हुआ है थोड़ा सा, बट जी सर। हाँ लेकिन अवॉइड करना सर। हाँ मतलब अगर आपके पास, देखिए उस समय आपके पास कोई चॉइस नहीं था, तो आप, मेरे भी दिमाग में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। जी तो सर। क्योंकि वो फेमस हैं। और बट एट द सेम टाइम अगर आप हम ये उपराष्ट्रपति हरिवंश, श्री हरिवंश जी का नाम लेंगे, तो मतलब वो सब जगह पे फिर आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, ओके उनका सर। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जी सर। सर, नाम किसी का लेने से हो सकता है कि ये नहीं बोल सकते हैं जैसे कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, अभी डिजिटलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, तो वो बोलना नहीं सही रहेगा। ओपिनियटेड जर्नलिज्म हो गया है, ओपिनियन अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है। हाँ, ये एक्चुअली आप जो बता रहे हैं ना, ये तो मतलब बहुत इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, मतलब उनको भी कितना समझ में आएगा ये सब बात। लेकिन ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये अभी रिसेंट ट्रेंड को आप कैप्चर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपना ओपिनियन रखिए कि सर अब मीडिया का जो फॉर्म है वही चेंज हो गया है सर। सर, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मीडिया के बहुत सारे एक, रूप होते हैं, प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और सोशल मीडिया तक और न्यूज चैनल्स तक मीडिया के कई रूप हैं। और उसमें बहुत सारी पत्रकार लोग कार्य करते हैं। तो सर, ये संभव ही नहीं है कि सारे के सारे लोग बायस्ड हो जाएं और सब एक ही मेंटालिटी से काम करें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सर सभी के लिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि मीडिया बायस्ड है। अभी मीडिया बहुत सारा ऐसा रिपोर्टिंग कर रही है जो ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे जो समाज और की समस्याएं हैं उनको उजागर करती है और दिखाती है। ठीक
इसमें हम आपको यही कहेंगे कि जब आप इस टाइप से आंसर फ्रेम करते हैं तो अगर आपने किसी एक साइड का लाइन बोल दिया तो आपको दूसरे साइड का लाइन बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपने बोल दिया कि बहुत सारे पत्रकार हैं तो सभी के सभी बायस्ड नहीं होंगे, इतना अगर आपने बोल दिया तो फिर आपको फिर दूसरे साइड, ताकि आपका लाइन शॉर्ट रहे, ठीक है, इतना बताया, सभी के सभी बायस्ड नहीं होंगे, इतना बोल के आप रुक गए। फिर उसके बाद एक इको चैम्बर भी एक कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी मीडिया, डिजिटल मीडिया के दौर में एक बहुत ही फेमस चीज हो गया है। कोई बता सकते इको चैम्बर क्या होता है? सर एक ही न्यूज बार बार रिपीट होना, वैसा ये आभास होना। ये है इको चैम्बर, और थोड़ा सा रिफाइन कीजिए इसमें। ये आप बता सकते हैं मीडिया के रोल में इंटरव्यू में, कि अभी करंट मीडिया का वो बोलेंगे कि गोदी मीडिया है क्या, तो आप वहां पे ये इको चैम्बर नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर अभी जो हो गया है, अभी सोशल मीडिया, यूट्यूब पे लोग न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, या फिर ये बाकी भी जगह से जहाँ पे कि एआई से जो है वो न्यूज़ फीड किया जाता है। तो जो कंज्यूमर जिस टाइप का न्यूज़ देखना चाहेगा, उसको उसी टाइप का रिकमेंडेशंस एआई भेजेगा। तो उसकी जो वो बिलीफ सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो अभी का जो प्रॉब्लम है वो बायस से ज्यादा एल्गोरिदमिक न्यूज़ कंजम्पशन के कारण पोलराइजेशन बढ़ रहा है। तो आपने एक अलग ही डायमेंशन खोल दिया, जो उसके बाद कि फिर इमेटेरियल होने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक। इसको ही इको चैम्बर कहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा, तो फिर बोलेंगे इसका समाधान क्या, अचानक से वो कंसर्न हो जाएंगे, बात तो आप सही बोले। वो भी सोचेंगे कि हाँ ठीक है, जो, तो इसका समाधान क्या होगा आप बता सकते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप बीइंग इंजीनियर, आप इसका क्या आप एल्गोरिदम से कैसे बचेंगे? प्लेटफॉर्म रेगुलेशन सर। ओके, ये तो आप समझ, ये तो आप बताए, लेकिन एक स्मार्ट टेक्निक है क्या जिससे कि एक अवेयर सिटीजन जो है वो इसी एल्गोरिदम को बीट कर सकता है, या फिर इसी एल्गोरिदम को यूज कर सकता है? टर्न क्या ऑफ कर, द हिस्ट्री। हाँ, टर्न ऑफ द हिस्ट्री मतलब नहीं नहीं वो प्लेटफॉर्म नहीं, को अपना आप क्या हिस्ट्री डाटा कीजिए, देने से मना। सर सर इसका एक सोल्यूशन हो सकता है हाँ, कि हम लोग जिस पक्ष का न्यूज सुनना ज्यादा पसंद करते हैं उनके विपक्षी का भी न्यूज सुनना पसंद करें और उनको सर्च करें। ऐसे क्या होगा कि दोनों टाइप की न्यूज आएंगी और दोनों इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी फिर। यस, यही बोलना चाह रहे थे। यही आपका सॉल्यूशन होगा, कि जिनको भी ये पता है कि वो ये इको चैम्बर के शिकार हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि कॉन्शियसली जाके सर्च में ओपोजिट, जो आपको पता है कि ओपोजिट है, उनको भी सर्च कर दिया, तो फिर एल्गोरिदम आपको दोनों टाइप का न्यूज़ बताना शुरू कर देगा। तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो न्यूज़ फीड है या यूट्यूब रिकमेंडेशन है, वो सारा जो है वो दोनों टाइप के न्यूज़ से पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, ये कहाँ तक आप लोगों को काम आएगा पता नहीं, बट आई थिंक इट वॉज अ रियली गुड डिस्कशन ऑन मीडिया। सर इस वाले केस में सर हम अभी जो रिसेंट में कुछ घटना हुआ है सर उसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नीट वाला भी जो इंसिडेंट हुआ है, मिसहैप, उस चीज को उजागर करने में कहीं ना कहीं मीडिया का रोल। अरे एकदम है, मीडिया को आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते हैं। आखिर में तो मीडिया ही बचाता है। बीपीएससी का भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसको जब तक नेशनल मीडिया नहीं उठाया था तब तक थोड़ी कुछ, मतलब थोड़ा भी कुछ हो रहा था। अरावली वाला भी सर ये न्यूज चला था वो। हाँ, तो इसीलिए बस आपके पास बहुत स्मॉल विंडो होता है, उस विंडो में आप अभी जो डिस्कशन हुआ उसको, होगा तो रिकॉर्डिंग में फिर से सुन लीजिएगा, और या फिर अभी जितना हुआ उसको अपने पॉइंट्स, जिनको जो पॉइंट्स पसंद आए उसके हिसाब से आप आर्ग्यू कर दीजिएगा। मीडिया जो वो हमेशा रेलिवेंट रहेगी। आप इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, इको चैम्बर हो गया, फिर पूछा जाएगा, अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो गोदी मीडिया और ये सब सवाल हुआ, लेकिन अगर एक सादा सवाल पूछा जाता है कि अच्छा मीडिया के सामने अभी क्या समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं, तो आप इसमें बोलेगा कि बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस जो कि मीडिया हाउसेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इनडायरेक्टली
स्पोक्स पर्सन हो जाते हैं उन बिजनेस हाउसेस और इसके लिए। तो आप इसके लिए सिंपल बोल सकते हैं कि सर बिजनेस हाउसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, डिपेंडेंस ऑन एडवर्टीजमेंट टू रन द मीडिया हाउसेस, rise of 24/7 channels which cannot function without huge funding। दूसरा है डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और उसके अलावा सोशल मीडिया के आने से इको चैम्बर फॉर्मेशन, ये सब चैलेंजेस हैं। और इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो सॉल्यूशन में तो मीडिया एथिक्स, जो मीडिया प्रोफेशनल्स को मीडिया एथिक्स पढ़ाया जाता है तो वो उसका बेहतर पालन करें, सेल्फ रेगुलेशन। और तीसरा एस्पेक्ट है कि इको चैम्बर्स को जो व्यूअर्स हैं वही अगर एल्गोरिदम को ओपोजिट सर्चेस अगर फीड करेंगे तो उनका न्यूज़ जो है वो बेहतर बैलेंस्ड आएगा, उनका फीड जो रहेगा। और इस लाइंस पे जब आप बोलेंगे और एक दो आप अच्छे जो न्यूज़, मतलब आप एग्जांपल बोल सकते हैं कि अभी भी सर रिसेंटली मार्क टली पत्रकार थे, उनका निधन हुआ था। और रामनाथ गोयनका हैं, इन लोग सभी ने इमरजेंसी के टाइम पे और इन सब जगहों पे एक अनबायस्ड रिपोर्टिंग करके आज के प्रेजेंट जो मीडिया पर्सन्स हैं उनके सामने भी एक मिसाल रखते हैं। और काउंटलेस मीडिया पर्सन्स अभी भी अवैध खनन को एक्सपोज करने में और कई रैकेट्स को एक्सपोज करने में अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और कई लोग उसमें मतलब उनका मारे भी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि अभी भी मीडिया जो है वो अनबायस्ड है या फिर अपना रोल बखूबी प्ले कर रहा है। हमें आगे इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बस हो गया, कुछ इस टाइप से आप कर सकते हैं। सर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते अगर ये पूछा जाता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो करते हैं या फिर जो प्रोटेस्ट हुआ था सर, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा? क्वेश्चन पूछिए। पहला सर तो ये जैसे, क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ यस सर। तो बताइए, हम तो 2-3 बार ये सवाल पूछे हैं आप लोगों से मॉक इंटरव्यू में। कोई बताइए और, स्टूडेंट यूनियन होना जी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। सर स्टूडेंट को एक मौका मिलता है कि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपनी बातों को रखें। आपके कॉलेज में स्टूडेंट अ, यूनियन था? जी सर। ओके, ठीक है। क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? तो उन्होंने स्टूडेंट्स की जो समस्या है उन्होंने प्रशासन के समक्ष रखा। उन्हें समय टू समय जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने सुझाव दिया। फिर उन्होंने इंश्योर किया कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर हो सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्टूडेंट्स के साथ। और उन्होंने जरूरत पड़ने पर मोबिलाइज होके प्रशासन से अपनी बात भी बनवाई। कॉलेज प्रशासन बोलिएगा। सर इसमें कॉलेज। लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे सर। जैसे उन्होंने हाँ, जितना भी पॉजिटिव बोला सर, नेगेटिव में से कुछ ले सकते हैं, क्योंकि सर अभी पॉलिटिक्स राजनीतिकरण हो जाता है सर, उसका ध्रुवीकरण हो जा रहा है, किसी एक साइड में पोलराइज्ड हो जा रहे हैं वो। तो एक ये चैलेंजेस है इसमें, अगर इस पे सुधार किया जाए तो फिर इसका होना बहुत अनिवार्य तत्व के रूप में। ठीक है। कैसे पोले हाँ, तो ये बहुत सर अच्छा पॉइंट है। जी अनुकृति आपने सुना होगा ये पॉइंट कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो सर अब अगला सॉरी क्वेश्चन। सर, जैसे हाँ बोलिए। कि अगर हम सारा पॉजिटिव बोल दिए, जैसे तीन चार पॉजिटिव बोल दिए, एक नेगेटिव बोलना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन तो आना ही है, स्वाभाविक है। अगर हम चार पॉजिटिव पॉइंट बोले तो एक नेगेटिव पॉइंट बोलना चाहिए या फिर पॉजिटिव पॉइंट बोल के छोड़ देना चाहिए, मतलब हाँ, ये आपसे पूछ रहे हैं सर। क्योंकि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ही दिया था कि हाँ सर स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, तब तो आप उसके फेवर में ही बोलिएगा ना। जी सर, क्योंकि सर उसके बाद तो वो पूछेंगे ही क्या क्या इश्यूज हैं ये वो। ठीक है, सॉरी हाँ, सर। तो इसीलिए आप जिस लाइन से आर्ग्यू कर रहे थे वहां पे तो आपको एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि आपने ओपनिंग प्रोपोजिशन ही दिया था कि होना चाहिए। एकेडमिकली सर अलाइंड और रेगुलेटेड होना चाहिए, एक नोट ये जोड़ सकते हैं टेल वर्ड में शायद से। और वैसे चंदन, लास्ट में आप ये
एक लाइन निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग एक्ट में आप बोल सकते हैं कि सर कहीं कहीं पे परंतु इसका राजनीतिकरण हो जाता है इन पॉजिटिव्स के बावजूद, तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि वो स्कोप है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके पहले बहुत डिस्कशन हो चुका है इस विषय पे, और आपको लगता है कि इसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन अब आना मुश्किल है, तब आप देख सकते हैं। ओके सर। सर एक मेरा इस विषय में सर एक पर्सनल क्वेश्चन भी ये था कि जैसे सर वो जो ये हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सर हम थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गए थे, तो अगर वो सामने से देख लेते हैं, पहचान जाता है, इस तरह का क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, तो हम कैसे टैकल करेंगे कि वो क्या था, आप लोग का कैसे था उस प्रोटेस्ट को लेके? मतलब आपको बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है, आपको पॉइंट्स रखना है। जो उस समय जेन्युइन डिमांड्स थे वो जेन्युइन डिमांड्स, और आप वो जेन्युइन डिमांड बताइएगा और बोलेगा कि सर इसका बीपीएससी ने बहुत अच्छे से निवारण कर दिया। हाँ सर, क्योंकि सर वो जो मीटिंग हुआ था आयोग के साथ, उसमें भी हम गए थे और हम अकेले लड़की थे, तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है जब सामने वो आते हैं, तो ऐसा लगता है पहचान न जाए। डीवी में तो भी मिले थे तो इस समय एग्जाम सर वो का। कोटेशन जाएगा सर, डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी वाला पार्ट से कहाँ, डिसेंट करना। किस सर इस वाले किस, जो 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 इन्होंने पूछा कि हमने विरोध किया था, नहीं नहीं नहीं, सर क्या नहीं? इतना अच्छा नहीं जाएगा सर, ठीक। बहुत हम तो आपको बस बोले कि बोलना है कि सर उस समय, जैसे अनुकृति आपके केस में आप बोल सकते हैं कि सर उस समय हमारी जो मांग थी वो बस इतनी सी थी। एक तो वो नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि सही में उस समय आईबी ने रिपोर्टिंग किया या फिर जो भी हो, और आपका रोल नंबर वगैरह अगर है उनके पास, तो जरूर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो उस केस में आप बिल्कुल ऐसा शॉक नहीं हो जाइएगा कि क्या हो गया, तो बस कि सर ये एक फेयर, इसके लिए कि हमें थोड़ा सा संशय हुआ था, पर बीपीएससी ने बाद में बहुत सारे ये ट्रांसपेरेंसी के कदम उठाए, जैसे कि अब सोशल मीडिया से वो र्यूमर्स का खंडन करते हैं। और आप बताइएगा कि आप भी र्यूमर के ही शिकार हो गए थे, ठीक है, हाँ थोड़ा हाँ, सा। यही तो, ये क्या है। हाँ, तो सर एक पॉलिटिसाइजेशन वाले पे क्वेश्चन था सर। सर एक जो क्वेश्चन पूछते हैं ये कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे खराब हुई, तो इसी एक पीडीएफ में पढ़ा था सर मैंने कि एक लाइन ये डालते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कैंपस हुआ था 1970 की दशक में, जिसके बाद सेशन लेट ये सब टीचर रेगुलेशन एग्जाम नहीं हो पाता था। तो ये लाइन बोलना है सर कि ये विवादित लाइन है कि आज के मुख्यमंत्री भी तो उसी के उपज है? नहीं नहीं, ये लास्ट लाइन क्यों बोलना है? नहीं नहीं, ये मतलब काउंटर क्वेश्चन आ जाए कि आप गलत बता रहे हैं लेकिन आज तो मुख्यमंत्री वहीं से हैं, मतलब ऐसे पॉलिटिसाइजेशन, ये मतलब कैंपस वाला पार्ट बोलूं कि हटा ही दूं सर इसको? देखिए, बोलने का जो लहजा होता है ना, उसमें बहुत आप बहुत सारा बात जो है वो, अगर आपका टोन अगर बहुत ही इंफॉर्मेटिव टोन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ न्यूट्रल होकर इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो फिर पता नहीं चलता है कि आपने स्टैंड ले लिया। आप एकदम अगर आराम से बोलेंगे कि सर बिल्कुल जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स और इनके बारे में पता चलता है, एकदम टोन ऐसा ही। और ओके। इसमें कई बार ये भी पता चलता है कि सर इसमें ऐसा है वैसा है, और तब फिर उसमें ऐसा होता है, जब इस टोन में आप बताते चले जाइएगा ना, तो फिर कुछ एक दो लाइन ऊपर नीचे भी हो गया तो भी पता नहीं चलता है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल लगता है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप ओपिनियन नहीं दे रहे, तब फिर आप बोल सकते हैं। ओके सर, ओके। एक एनालिसिस टोन होता है, एक ओपिनियन टोन होता है। तो एनालिसिस टोन में अगर आप बात कीजिएगा तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक से भी आप बच के निकल सकते हैं। जी सर। ओके। जैसे एक दोनों स्टैंड रहता है, ठीक है। मैं आपको बस एक पक्ष बता दे रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको कैंपस पॉलिटिक्स के कारण वो खुद सफर किए हुए रहते हैं। अगर उनसे ये सवाल अगर पूछ दिया जाता है ना, तो वो एकदम उल्टा बोल देते हैं, बोलते हैं बिल्कुल भी कैंपस में कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स शायद सफर कर जाते हैं इस चक्कर में।
उनका सेशन लेट हो जाता है या फिर कुछ कॉलेज में हंगामा हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाता है, साइन डाइन लग जाता है उनका से मतलब, तो इसीलिए वो लोग एकदम स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि सर कुछ नहीं होना चाहिए। तो वैसा अगर कोई कैंडिडेट अगर मिल गया और वो बोल दिया कि सर मेरा मेरा तो इसमें सर बहुत नुकसान हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर वो बोलता है तो कभी कभी लह जाता है, ठीक है। तो आपको हम जी ये सर। इसलिए बताए ताकि आप एक बैलेंस्ड ओपिनियन दे सकें कि सर कुछ स्टूडेंट्स को इससे लॉस भी होता है जब इस टाइप के सिचुएशंस आते हैं कि कॉलेज कैंपस को बंद करना पड़ जाए, साइन डाई हो। तो लेकिन इसीलिए अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो एक प्रॉपर रेगुलेशन के साथ फिर जो लोग इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं उनके उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन वो कॉलेज के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों। और मतलब इस टाइप से आप कुछ कुछ बोल सकते हैं कि सर जो नियम कानून होने चाहिए वो अ, तो जो मतलब मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि जो जहां जहां से प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस या फिर स्टूडेंट यूनियन के होने से जो जो एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आता है, आप वहां पे बोलिए कि वो प्रॉब्लम्स को अगर हम टैकल कर लें तो अगर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की बातों को रखना मैनेजमेंट के सामने, तो इसके लिए तो स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। और कई जगहों पे स्टूडेंट यूनियन नाम नहीं होके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कमिटी टाइप का भी नाम रख रख के बहुत सारे कॉलेजेस में इसी काम को थोड़ा सा माइल्डर रूप में किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का जो डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए। तो उसमें क्या किया जाता है, कहीं कहीं पे टॉपर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, कुछ कुछ में रहता है कि आपस में इलेक्ट कर लो और हमें नॉमिनेट कर दो। तो ये सब आप कुछ कुछ अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर कोई मैटर अगर सब जुडिस है, जैसे कि उमर खालिद का जो अभी चल रहा था, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ना कि सर क्या? अभी मैटर सब जुडिस है। उमर खालिद को अभी सर ये नहीं मिला था ना बेल, और फिर कुछ कुछ गलत बयानबाजी की गई थी कि तो क्या सवाल माननीय पूछा अमित जाएगा शाह जो जी। आप और उसमें ये बोलेगा मैटर सब जुडिस है? सर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि अगर आपने उमर खालिद को, हमें उमर खालिद का नाम सुना है और उसको अभी बेल मिलना चाहिए था कि नहीं, मतलब ऐसा अगर कुछ पूछता है तो, या उनके, आपका क्या ओपिनियन है उमर खालिद के बारे में। तो उसमें आप ये नहीं बोलेगा कि मैटर सब जुडिस है, आप वहां पे ये बोलिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वो आप बता दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये उनका ये बेल रिजेक्ट किया था तो उन्होंने एक प्रॉपरली ग्राउंड्स दिए थे, वो ग्राउंड्स आप बता दीजिएगा, आपका मैटर वहीं पे खत्म हो गया, ठीक। ओके सर। हम्म। वैसे ये सब सवाल लॉ स्टूडेंट से पूछा गया था, नॉर्मल स्टूडेंट से दीप्ति मैम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी। हाँ सही बात है, लॉ स्टूडेंट से तो फिर बीच में हमारे फॉर्मर सीजेआई हैं, उन्होंने बोल दिया था कि उमर खालिद को मिलना चाहिए था। तो ये तो जुडिशरी में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इसीलिए उसमें कुछ आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है जो अभी करंट। हाँ। अभी सर जुडिशरी ने सर यूएपीए का सर एक्सटेंशन किया था, उसमें सर कुछ एक्सपेंशन हुआ था सर, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज को ही डिफाइन करने में। तो इसीलिए सर वो चीज़ में चेंज अभी, मतलब वो कह सकते हैं सर जुडिशियल रिव्यू का भी सहारा लिया गया है इसमें। किसमें? सर ये जो केस हुआ था ना लाल किला वाले पार्ट में, तो उसमें जो अनलॉफुल एक्टिविटीज था ना सर, वो कहीं ना कहीं वही ग्राउंड ये फिट किया गया है इसमें, जो इनको बिल नहीं ग्रांट किया गया है। तो यूएपीए ठीक के है। एक्सटेंशन और यूएपीए के एक्सटेंशन में सर 3-4 प्रोविजन ऐड किया गया है अभी रिसेंट में जजमेंट। तो इसीलिए ठीक है, तो अगर पढ़ लीजिएगा तो पढ़ के अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक दो पॉइंट आप बोल सकते हैं तो वो जिस दिन अभी आज से एक महीने पहले के आसपास में वो न्यूज़ आर्टिकल शेयर किए थे हम उमर खालिद इशू पे, तो वहां पे वो प्रॉपरली वो दो तीन लाइन लिखा हुआ है कि किस ग्राउंड पे बिल रिजेक्ट हुआ है। बस उतना बोलना है, उसके बाद फिर अपना, और आप जो बता रहे हैं या फिर अभी भी आप लोग चाहेंगे तो इस मतलब यूट्यूब पे, सॉरी, इंटरनेट सर्च करके आप वो ग्राउंड्स पता कर लीजिए
एक दो आर्टिकल जैसे ही पढ़ेगा आपको पूरा डिबेट समझ में आ जाएगा कि किसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है। और ये बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है? कोई वो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल वाला देखे? जी सर। तो मेरे बिहार बारे राज्य की प्रार्थना क्या है? मेरे मेरे बारे भारत की कंठहार, ऐसा ही कुछ वो, है। वो नहीं, राज्य की तरह, वो वो राज्य की, राजगीत है। मेरी रफ्तार पे सूरज सूरज की की किरण है सर। किरण, हाँ। हाँ ये मेरी सही है रफ्तार सर। पर सूरज के, हाँ, ये जी। प्रार्थना है। हाँ, ये सब क्वेश्चन जो है वो 26 जनवरी 15 अगस्त के आसपास ही रेलेवेंट होता है। हमेशा रेलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से जब आता है ना तो मतलब इंटरव्यू में दिमाग झंझना जाता है कभी कभी कि दिमाग से एक आवाज आता है कि अरे ये पढ़ के आना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि अभी तो ये पूछा ही जा सकता था। तो ये जो आपके साथ नहीं हो, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अच्छी बात ये है कि अभी आप लोग ये डिस्कस कर ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। ये मार्च में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर 26 जनवरी के अराउंड कोई भी अचानक से बोल सकता है कि अच्छा बिहार का की राज्य प्रार्थना क्या है। और जो आप इसके पहले बिहार का राज्य गीत जो बताए, भारत के कंठार, तो ये सब पता होना चाहिए। ये ऐसा है कि आप लोग सबने पढ़ा है, बस इंटरव्यू के पहले अगर रिवाइज नहीं है तो कभी कभी शॉक लगता है जब क्वेश्चन सामने से आता है तो। ठीक है। और इसमें बाकी भी इंफॉर्मेशन वगैरह था तो वो सब देख लीजिएगा। यही हमको लगा कि जो हाईलाइट कर देना चाहिए। और इसमें आप देखिएगा कहीं पे ध्वजारोहण लिख दिया है। तो ये ध्वजारोहण और ध्वज फहराना में मतलब किसी से भी गलती हो सकता है। परसों के यूपीएससी ट्रांसक्रिप्ट में था ये क्वेश्चन से, कौन सा? अनफॉइल्ड होस्टिंग वाला, यूपीएससी के ट्रांसक्रिप्ट। हम्म। हम्म। क्लासिक क्वेश्चन है सर, ये कभी भी पूछ लेते हैं। हाँ, राइट। यस। ठीक है, मार्क टली वाला हो गया। हम लोग ये राज्य गीत और राज्य प्रार्थना में क्या अंतर है? एक ही राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए दो गाने क्यों हैं? ये सवाल आप भारत के लिए नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मतलब जस्ट ऐसे बोल रहे हैं, हमारे भी तो एक मतलब नेशनल एंथम है और एक राज्य गीत नेशनल और सॉन्ग। राज्य गान तो ठीक है, ये राज्य प्रार्थना मतलब ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या सिग्निफिकेंस है दोनों का अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो राष्ट्रगीत से है। और मेन क्या होता है कि जब हमारे पास दो इक्वल वेट का चीज आ जाता है, तो हम लोग एक को चीफ मिनिस्टर, एक को प्राइम मिनिस्टर, एक को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। रेलेवेंस लगभग दोनों का इक्वल है। जैसे कि वंदे मातरम और जो हमारा जनगण मन है, इस दोनों में जनगण मन को नेशनल एंथम बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या आर्गुमेंट दिया था, किसी को पता है? जी सर, मतलब इसको अच्छा से बजाया जा सकता है। इट गोज सर वेल विद ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। हम्म। ऑर्केस्ट्रल सर ये परफॉर्मेंस के लिए जनगण मन इज मोर सुटेबल, ये उनका आर्गुमेंट था। तो जबकि जो हमारा वंदे मातरम जो है सॉन्ग, वो बहुत ऐतिहासिक था और लगभग उसी का नेशनल एंथम बनने का चांस था। तो सर ये बोलना सही रहेगा जो नेहरू जी ने बोला था। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब ऐसे तो अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि 150 ईयर्स भी है, तो हम बता सकते हैं कि सर जन गण मन वो ज्यादा डाइवर्सिटी को भी दिखाता है, अलग अलग राज्य के बारे में। अरे इधर भी तो तो रिप्रेजेंट अखंड भारत। मतलब मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं बोलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला। आप ये बोल सकते हैं कि सर संविधान सभा में ऐसा बोला गया था, ऐसा बोल दीजिए। ठीक है। और फिर आगे अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करना है तो फिर आप बोल दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि वीटो जो हुआ था वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस के इस पर ही हुआ था। तो ये थोड़ा मतलब ऐसा है ना कि फिर आपने
दोनों सॉन्ग के मेरिट को आपने क्वेश्चन नहीं किया, एक टेक्निकल पॉइंट पे आपने ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिया, तो उससे थोड़ा कम बुरा लगता है। ठीक है। यस सर, गॉट इट। अच्छा, ये यूजीसी हाल ही में किस रेगुलेशन के कारण चर्चा में आ गया था? एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के। ओके, इक्विटी सेल हाँ क्या है? हाँ, एक सेंटर सेल खोला है उन्होंने, जहाँ पे हम जितने भी SC ST के लोग हैं वो ऑनलाइन जो है वो जनरल कास्ट के खिलाफ जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी जनरल कास्ट स्टाफ के हैं, खिलाफ या फिर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ? मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बेसिकली जनरल कास्ट को ही टारगेट किया गया है। मतलब OBC देखिए, आप जो अपने 22,000। एटलीस्ट आप जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जब आप हम्म। एक्सप्लेन ही कर रहे हैं सिनेरियो को, उस समय तो एटलीस्ट आपका लैंग्वेज जो होना चाहिए वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है। करेक्ट है सर, मैं अभी जस्ट ऐसे ही बोल रही थी। ओके ओके, नहीं नहीं, हम तो बहुत ये डिस्कशन में ऐसे का गुंजाइश थोड़ा कम ही रखते हैं। हाँ, ठीक है। सर ये एक इक्विटी सेल है जो कंप्लेंट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसमें कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी या फिर रंग रूप के या फिर किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन के खिलाफ, उसको एड्रेस करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे देखा गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट को हरास किया जाता है, ये एग्जांपल दे सकते हैं सर, क्योंकि ये सब्सटेंशिएट कर देगा अच्छे से। जब आप मतलब पहले आपको बताना है कि ये किस लिए चर्चा में आया है, तब आप बताएंगे कि वही जैसा अभी बोले एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन के कारण चर्चा में आया, तो फिर पूछें विवाद क्या है। तो विवाद विवाद में क्या हम ऐसा है? बोलेंगे कि सर कुछ वर्गों का मानना है कि बस उनको छोड़ के बाकी सबको इंक्लूड कर लेना उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। स्पेशल नाम नहीं लेके कुछ वर्गों का मानना है, ये सर ज्यादा सही रहेगा ना। नहीं, जब आपसे पूछ रहे हैं विवाद क्या है, तब आप थोड़ा खुल के बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब आप बता सकते हैं कि सर ये SC ST के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन जो था उसमें ओबीसीज को भी इंक्लूड कर दिया गया, तो इसके कारण दोनों तरफ से आपत्ति हुई। SC ST कम्युनिटी को आपत्ति हुई कि ओबीसी को हमारे साथ इंक्लूड करने से हमारा जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन का जो दायरा है वो कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। और जो जनरल कैटेगरी है, उनको महसूस हुआ कि ओबीसी को SC ST में इंक्लूड करने के कारण अब वही एक बच गए जिन जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून में इसको शिकार हो सकते हैं। हाँ शिकार हो सकते हैं, तो उनको भी इससे आपत्ति हुई। तब फिर आप हो गया, यही विवाद है। यस सर, बहुत सॉलिड तर्क। ओके, ठीक है। सर ये भी तो कहा जा सकता है कि इसमें स्वतः रूप से ऐसा मान लिया गया कि जो भेदभाव करते हैं वह जनरल कैटेगरी के ही हैं। ये भी तो प्रतीत होता है इन चीजों से। ठीक है, मतलब जो पहला लाइन बोले ना उसमें ये पता नहीं चल रहा है, सामने वाले को बहुत सॉलिड से समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगला में, हाँ आप फिर अगले में ये बात बता दीजिएगा कि ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, प्रतीत होता है, तो इसीलिए काम, मतलब आप मैसेज कन्वे कर दिए। ठीक। सोशल मीडिया से थोड़ा बच के इंटरव्यू रूम में। तो आज का न्यूज़ पढ़ते ना तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यही चीज़ हम कोई बना के नहीं बोले, मतलब इतना बढ़िया से लिखा हुआ है कि फिर उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं होगा बोलने में। एक्चुअली अभी क्या है कि नो ऑफेंसेस, बट शॉर्ट्स वगैरह में एकदम इको चैम्बर्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही तो, बात है सर, बहुत ज्यादा माइंड वो हो चुका है, मतलब ऑल आंसर राइट वैसे ही निकलता है सर। तो इसीलिए आप नहीं भी देखना चाहते फिर भी आपको दिखाएगा बार बार आके। हाँ, तो वो तो रिकमेंडेशन सिस्टम का ये बहुत पॉजिटिव। तब फिर अगर आपसे कभी पूछा जाएगा ना कि रिकमेंडेशन सिस्टम गलत है कि सही है, क्या हमें यूट्यूब को बोलना चाहिए कि हमें रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं चाहिए, तो क्या आंसर होगा आपका? सर ये कस्टमर पे छोड़ देना चाहिए।
उसको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए एग्री करने का या डिसएग्री करने का। क्योंकि ऐसा देखा गया पढ़ाई में ये काफी मददगार होते हैं, लेकिन ये निगेटिव चीज में सर जैसे कि श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुए वो काफी एम्पलीफाई कर देते हैं। इसमें यही चीज है जो आपने पढ़ाई का जो बोले ना। आप बताइए, एक टर्म होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है ये आपको डिस्कवरी करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए एक एक स्टूडेंट है जो कि मैथ्स ऑप्शनल है उनका, और वो अभी ये स्टैटिस्टिकल डीएसओ का एग्जाम अभी जो होने वाला है 30 के आसपास से, तो एग्जाम स्टूडेंट को देना है। तो मैथ्स की उसकी तैयारी जो थी वो उतनी अच्छी नहीं हो रही थी मैथ्स ऑप्शनल की। तो वो जो स्टूडेंट है वो सर्च करते गए कि मैथ्स ऑप्शनल रिलेटेड वीडियोस, तो 15-20 दिन बाद उनको पूरा मैथ्स का एक प्लेलिस्ट मिल गया ऑप्शनल का, जिसमें कि बहुत अच्छे से पूरा मैथ्स ऑप्शनल का वर्ड था। तो ये जो है रिकमेंडेशन सिस्टम के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉजिटिव्स भी हैं इसके। ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब एमएल हुआ, मशीन लर्निंग। ठीक है, एमएल का पार्ट होता है ये, एआई एमएल का पार्ट है। सर जैसे कि अब कोर्ट में काम करते हैं तो सर एक चीज देखा जाता है कि SC ST एक्ट जो है सर उसका बहुत दुरुपयोग सर, सब प्रैक्टिकल रूप में अगर देखें तो बहुत सामने आता है इसका ठीक दुरुपयोग। है। हाँ। तो सर ऐसे में तो एक डर स्वाभाविक है जनरल कैटेगरी वालों का कि ये तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इस तरीके के हाँ, तो लॉ। इसमें आप आगे बोलेगा कि चूंकि आप लॉ फील्ड से सर हैं तो इसका आपको जवाब यही। दे सकते हैं क्या सर? क्या बोलिए। इसका जवाब, इसका जवाब सर हम दे सकते हैं। हाँ बोलिए। सर किसी कानून का दुरुपयोग उस कानून को गलत नहीं बना देता, जैसे कि वुमेन रिलेटेड थिंग या माइनॉरिटी रिलेटेड थिंग। हाँ, उसको जो लूप होल है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, गार्ड इसमें रेल आप बढ़िया कर ये सब बहुत सब। अच्छा आपने बोला है। इसमें आप क्या बोलिएगा, एक एक्स्ट्रा लाइन की जो लॉ है वो, क्योंकि जो अगर लॉ मेकिंग से रिलेटेड आप अगर जाने तो जो भी समाज में बुराइयां रहती हैं या प्रॉब्लम्स होता है उसमें उसके आधार पर लॉ बनाया जाता है। अगर लॉ का फिर मिसयूज होने लग जाता है तो ये फीडबैक भी जो केस लोड आता है। ठीक है। मतलब मुझे तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो जुडिशरी है वो नंबर ऑफ केसेस के आधार पे वो लॉ कमीशन को रिकमेंडेशंस भेजती है कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बहुत सारे फॉल्स केसेस आ रहे हैं। अभी 498A का बहुत फॉल्स केस है। फिर उसके बाद मान लीजिए और भी इलोपमेंट का केस है, वहां पे बहुत सारे फॉल्स केसेस हैं। फिर अभी जो आपने बताया SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के बहुत सारे फॉल्स केसेस हैं। तो ये जो क्युमुलेटिव डेटा है जिससे कि जुडिशियल बर्डन बढ़ता है, तो वो लॉ कमीशन को वापस फीड किया जाता है ये डेटा। और फिर उसके आधार पर फिर लॉ कमीशन जो है वो कुछ कुछ सजेशंस देती है, और कहीं पे कुछ रिलैक्सेशंस मिलता है, जैसे कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, परिवादी को सुनने का एक मौका दिया जाएगा। इस टाइप के प्रोविजंस जो है वो CRPC या फिर अभी BNSS में डाला जाता है ताकि वो लॉ का मिसयूज थोड़ा कम हो। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो सोनू बोले वो बताना है, और फिर उसके बाद सेफ गार्ड्स बताना है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें ये सारे फीडबैक मैकेनिज्म्स के थ्रू ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट्स आते रहते हैं। काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जिसमें कि इस टाइप के इम्प्रूवमेंट्स लाए जाते हैं। ठीक है। उसमें आप फिर ये इमीडिएट अरेस्ट का प्रावधान नहीं होना, थाने से बेल मिलने का प्रावधान होना, ये सारा जो है वो इसी फीडबैक मैकेनिज्म का रिजल्ट है। आई थिंक अनुकृति आप ज्यादा रिलेट किए होंगे। हाँ यस सर, थैंक यू सर, बहुत समझ में आया इस बारे में। ठीक। आई थिंक अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग क्योंकि 26 जनवरी के आसपास हैं, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा नेशनल फ्लैग कोड का साल कौन सा था 2002, और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट उसका साल, ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1971।
नहीं भी याद रहे लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो राष्ट्रगान के लिए आप लोग में भी पूछा जाए या नहीं, लेकिन ये क्लैरिटी होना चाहिए कि राष्ट्रगान जब भी बजे तो उसको खड़ा हो जाना उनके उसके सम्मान में, ये मैंडेटरी है। नहीं गाना, ये गाना मैंडेटरी नहीं है, पर स्टैंड इन अटेंशन ये मैंडेटरी है कि खड़े होना। तो इसीलिए आप उसके लिए पनिश किए जा सकते हैं। और बाकी फ्लैग कोड के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आज वाला जो न्यूज़ आर्टिकल आपसे शेयर किए हैं, कि घर पे या छत पे आप फहरा सकते हैं, बशर्ते कि तिरंगा की गरिमा, मर्यादा और सम्मान का पूर्ण पालन किया जाए। हालांकि निजी वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना सामान्य नागरिकों के लिए कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से आपको मिलता है? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 से। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जब हमारे इंडिया में डिप्लोमेट्स आते हैं तो उनके किस साइड पे भारत का झंडा होता है और किस साइड पे फॉरेन कंट्री का झंडा रहता है। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो सर जैसे गाड़ियों पे लगा के रखते हैं झंडा, वो बाइक वाइक पे लगा लेते हैं सर, वैसा वाला झंडा, या फिर झंडा फहराना जैसे खोल के फहराते हैं वो अलाउड नहीं है? घर पे झंडा फहराना अलाउड है, जो हम लोग बाइक वगैरह पे और गाड़ी पे जो चलाते हैं वो अलाउड नहीं है। बट चूंकि जो वो लगाए हैं वो बहुत ही देशभक्ति और पैट्रियोटिक भावना से वो करते हैं, इसीलिए पुलिस जो है उनको रोड पे रोक के चालान नहीं करती रहती है, क्योंकि वो इंटेंट दिखता है कि मतलब लोग आपको ये भी पता हो कि ये जो हमारे घर पे झंडा नागरिक जो लगा सकते हैं, ये भी पहले अलाउड नहीं था। इसमें भी प्रॉपरली जिंदल ग्रुप ने एक प्रॉपर केस लड़ाया, उसके बाद फिर ये नवीन जिंदल जो है उसके बाद ये अलाउ हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये पहले से अलाउड था। हाँ सर, जिंदल ग्रुप पहले से भी अपने एरिया में हमेशा एक झंडा लगा के रखती थी। तो यही चीज है। कोई सर्च किए क्या कि जब फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया आते हैं तो इंडिया का झंडा किस साइड होता है और फॉरेन डिप्लोमेट का किस साइड होता है? और इसका रिवर्स हो जाएगा जब इंडियन गाड़ी जब फॉरेन में, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब फॉरेन जाएंगे तो वहां पे फिर झंडा उसके ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि होस्ट कंट्री के हिसाब से ये डिटरमाइन होता है। और ये इंडिया एनर्जी वीक आप लोग देख लीजिएगा, इसके जो बहुत अच्छा से दिया हुआ है कि हमने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन या ऊर्जा क्षेत्र में रूपांतरण किया है। वैश्विक नेतृत्व, स्वच्छ रसोई ईंधन में क्रांति, सतत ऊर्जा में नई कीर्ति और सशक्त कदम समृद्ध गांव। तो इसमें से जो जो पॉइंट्स आपको याद रहे ये सारा, क्योंकि इंडिया एनर्जी वीक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी इस सर वीक के लिए। हाँ हाँ। सर राइट साइड इंडियन झंडा होता है और लेफ्ट साइड फॉरेन झंडा। ठीक। गुड। ये आपसे ऐसे ही कभी सवाल पूछेंगे कि अरे 26 जनवरी देखे थे? हाँ ठीक है, वो जो फॉरेन डिप्लोमेट आए थे उनकी गाड़ी पे किस डायरेक्शन में था झंडा, किस साइड था? तो पूछ सकते हैं। सर हाँ। ऐसे राइट लेफ्ट से एक मॉक इंटरव्यू दिए थे तो उन्होंने बोला था कि कुर्सी के राइट साइड से आके आप बैठिए और राइट साइड से जाइए। तो मैं बस पूछ रहा हूँ यार, जो दिए हैं मैम, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसा तो नहीं होता फिर भी बस। दरवाजा जिस साइड से रहेगा मतलब ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो कुर्सी से जो दूरी रहेगा वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाके कुर्सी के बगल में खड़ा हो जाएगा। जो उस और सारे रूम का दरवाजा जो है वो इक्वली एक ही तरफ नहीं रहता है। जी सर, ठीक है। वो तो इंसान की प्रवृत्ति होती है कि ऑब्वियसली कि हम लोग वहाँ जो हमको, बस हम पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ है क्या या किसी ने कुछ सुना है। एक सजेशन मिला था ये वाला, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ, इसमें मुझे यही लगता है कि अगर आप सिनेरियो बस इमेजिन कीजिए कि आपको ये मन है कि हम राइट से जाएंगे और वो राइट जो है वो थोड़ा दूरी पर है, तो वो कॉन्शियसली आप फिर इंटरव्यू बोर्ड का ध्यान आप आकृष्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है वो थोड़ा लंबा जाके खड़ा हुआ उधर जाके। ठीक है।
तो ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आपको राइट से जाना है चले जाइएगा, या फिर इसमें फ्रैक्शन का बस एक ये है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉक करना है खड़े हो गए जाके। और राइट ठीक ही लगता है, मतलब नहीं, बहुत यूनिक एक सजेशन मिला, इसलिए सोचे सर आपसे पूछते हैं। हम भी अभी विजुलाइज किए, राइट जो है वो थोड़ा बेहतर लगेगा, बट ठीक है। वहां पे रूम कभी कभी बहुत छोटा रहता है, इतना मतलब तुरंत वो जैसे ही आप घुस रहे होते हैं कि बोलते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसा करने लगे आप एकदम, वो मेथोडिकली जाएंगे, राइट जाके खड़े होंगे और बोले मैं सिट सर। तो मतलब, तो फिर उनका आइए बैठनी और आपका पूरा एक्शन में बहुत डिले हो जाएगा। ऐसे ही बता रहे हैं एक, कभी कभी करते हैं। ठीक है, आप जैसे ही घुसे कि बोला आइए बैठिए बैठिए बैठिए, जी कितना सर, होता है होता सर है। सर, मेरे आज आजकल तो 10-15 सेकंड खड़ा करवा रखे हैं, मतलब वो कुछ पेपर वर्क करते रहते हैं शायद, जो लास्ट स्टूडेंट गए उसका मार्किंग करते रहते हैं शायद। हाँ आज हाँ। आज एक लड़का का ये चल रहा था, तो वो बताया कि वो पूरा चना खा रहे थे, तो लड़का बोलता है कि मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि चना से समझ में नहीं आ रहा था। यही सब तो आप लोगों को लास्ट 1 महीने से ट्रेनिंग दी है, ताकि आप लोगों को ये सब हो तो भी आप लोग। कल सोनू ने भी तो पूछा ही था कि सर इसमें क्या हैंडल करना है। हैंडल कुछ नहीं करना है, अ, मतलब जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उन पे ध्यान पूरा रखना है और कोशिश करना है एकदम समझने का कि क्या बोल रहे हैं। और फिर सॉरी सर बोलना है, 2-3 बार सॉरी बोलेगा, उनको समझ में आएगा कि लगता है हम चना चबा रहे हैं इसीलिए इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं छोड़ दे। खैर, अ, ये तो सर ये सर झंडे वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारा रूल है सर। मतलब अच्छा। सर जो टेबल पे झंडे लगाए जाते हैं उसका रूल अलग है सर, जो क्रॉस में झंडे लगाए जाते हैं उनका रूल अलग है, जब एक तब साथ कतारों में झंडे लगाए जाते हैं तो उसका रूल अलग है सर। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए तो पूरा पूरा फ्लैग कोड ही होता है ये अपने जब में। कोई हाँ जब कोई सर डेथ वगैरह होते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो उनका रूल अलग है, और जो वो कार वाला है सर, तो गवर्नमेंट कार में जब बैठे हैं तब क्या रूल होगा, और अपना प्राइवेट स्पेस में जा रहे हैं तब क्या रूल होगा। सबका डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत हाँ सारा है। हाँ, तो तो आप एक आपने पकड़ लिया, मतलब एक क्वेश्चन आपको अभी बताए, तो बस इतना ही एक ले लीजिए आप। बाकी अगर डिटेल में जाइएगा तो फिर बहुत हो जाएगा। यूएन में किस प्रकार से झंडा लगता है, आई थिंक अल्फाबेटिकली लगता है। जी सर, अल्फाबेटिकली। हाँ, तो वही चीज है। 30 जनवरी को अगर उन्होंने पूछ दिया आपने 2 मिनट मौन व्रत रखा क्या, क्योंकि ऐसा रूल है, तो तो फिर क्या, कैसे जवाब देंगे सर? क्योंकि ऐसा दो कि जो शहीद हुए हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके लिए सारे देशवासियों को 2 मिनट मौन व्रत सरकारी कर्म कार्यालय में, तो सर ये कंपलसरी है। ऐसा पंडित नेहरू का लेटर में भी लिखा था सर, पढ़े थे। तो हम्म, अगर आपको ये बात पता है तो रख लीजिएगा और बोलेगा ये सर रखे थे। ठीक है। सर इसमें ओके ऐसे सर। बोल सकते हैं क्या कि मैं प्राइवेट स्पेस में था सर सुबह में, यानी मेरे घर में, तो वहाँ कोई आधिकारिक मतलब ऐसा रूल नहीं बैठता है, तो मैंने नहीं रखा था सर। अगर यहाँ कुछ वैसा प्रावधान होता है तो मैं अवश्य रखूंगा सर। ये बोला जा सकता है क्या सर? मतलब बहुत आर्गुमेंटेटिव साउंड हो रहा है। ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, अगर नहीं पता था तब तो वहां पे सॉरी सर बोल लेने में ही भलाई है। और अगर आपको पता है, इतना टेक्निकल अगर आपको पता है, तो फिर नॉन, मतलब इंफॉर्मेटिव स्टाइल जो होता है ना बात करने का, उस टोन में बोलिएगा। ठीक है, ओके सर। कि सर जहाँ तक मुझे पता था कि ये सोशल गैदरिंग्स में रहता है, तो आज मैं सुबह से किसी सोशल गैदरिंग में गया ही नहीं, जा पाया था, तो इसलिए सॉरी सर नहीं रख पाया। ये हुआ टोन। ठीक है। वैसे आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम कितना माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं आपके टोन का, बट टोन वो बहुत तो मैटर अच्छा करता है है सर। सर, उनके एक्सप्रेशन चेंज कर देता है टोन। सर कल 2 स्क्रिप्ट पढ़े सर।
उन्होंने पूछा कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। किसी लड़के ने अपना कॉलेज का नाम और जगह भी बता दिया। डायरेक्टली उनको बोलता है कि आपसे जितना पूछा जाए उतना ही बताइए, और उसके बाद उनका बहुत अच्छा से लिया गया। उन्होंने बोला था कि हम मिरांडा हाउस दिल्ली से पढ़े हैं, पूछा नहीं गया था। तो काफी बिहार रिलेटेड, सरसों और राई में क्या अंतर है, कितना फीट का होता है, और किसी में ताल दियारा क्या होता है, किसी का जवाब वो नहीं दे पाया। मतलब पूरा बिहार रिलेटेड ही एक मेंबर ईगो पे शायद ले लिए। ये हम नहीं चाहते हैं कि कभी भी इस टाइप का सिचुएशन हो, बट आज जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता दें कि अ, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशली बिहार के इंटरव्यू में, उनको बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं चाहिए, स्पेशली कॉलेज डिराइव्ड एरोगेंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे और पब्लिक सर्विस कमीशंस का नहीं पता है कि स्पेशली यूपीएससी में तो अभी तक मुझे जहाँ तक ये है कि दे वांट पीपल फ्रॉम गुड कॉलेजेस, बट एट द सेम टाइम मतलब उनको दोनों ही चलेगा। बट यहाँ पे अगर आपने अननेसेसरीली फ्लॉन्ट किया या फिर आपने ऐड किया तो इस दे मेक इट अ पॉइंट। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनको एक टॉप कॉलेजेस का एक डेलीगेशन जो है वो बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि सर इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं होती है। स्टूडेंट्स को बीपीएससी इंटरव्यू के अलावा बाकी सारी जगहों पे उनके कॉलेज के कारण उनको एक सामने से एक, या फिर उनको एक ये बताने से उनको एक हेल्प मिलता है। बट इसमें वो बहुत ज़्यादा बुरे भाव से नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो प्लीज आप एक सर्कुलर निकाल दीजिए कि जो भी बहुत बड़े अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं वो ऐसा ना करें। क्योंकि इस आधार पे जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उनको बहुत हार्म हो जाता है, क्योंकि आपने ये बताया नहीं है रूल, वो बाकी सभी जगह बोलते थे और आपके यहाँ पे भी वो आके बोल दिए और आप लोग उनको रगड़ दिए फिर। ठीक है। तो एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। तो ये दोनों ही फैक्टर है। ये सर बात ऐसा हम केस शेयर में। पहले भी देखे थे सर, एक यूट्यूब पे भी इन्होंने गाइड कर रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि मिरांडा जैसे कॉलेजेस से पढ़े हैं तो आप बताइए, उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इसके बाद से लोगों ने और बोलना शुरू कर दिया सर। ये ट्रू भी है, जाना भी चाहिए। बट बीपीएससी इज मतलब वन ऑफ द कमीशंस जो कि इसको अदरवाइज लेते हैं, और उन्होंने ये बता नहीं रखा है तो स्टूडेंट्स जो है एटलीस्ट, लेकिन हमारे अनुभव से हम जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं उन सबको ये बता देते हैं। ठीक है। सर सर बाद कहाँ में से का चेयरमैन। मतलब जगह बताना है सर। हाँ हाँ सर, ये प्रियश का। पूछना था। ये कहाँ से पढ़े सर हैं तो सर इसका, जैसे हम कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार से नहीं पढ़े नहीं हैं तो सर नहीं, ये कॉलेज का अभी नाम डिबेट, बताना है ये या डिबेट फिर आई थिंक जगह। आप लोग समझे नहीं। एक होता है कि आपने क्या चीज़ की पढ़ाई की, तो सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, यहाँ पे रुक जाना। और एक होता है आपने क्या चीज़ की पढ़ाई की, सर मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की मिरांडा हाउस से। तो सर ये नहीं बीपीएस पूछ रहे हैं। हाँ, बीपीएससी जो है वो इस जगह पे ऑफेंस लेता है। सर हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने पूछा कहाँ से पढ़ा, तो सर जगह का नाम बताना या कॉलेज का नाम बताना। अब कहाँ से पढ़े हैं तब तो आप कॉलेज का ही नाम बताइएगा। लेकिन अभी जो आपसे अपना जो अभी ये जो आपसे हम पूरा ये जो लास्ट 2-3 मिनट बात किए थे वो उस पॉइंट पे बात था कि जब आपसे पूछा जाता है आपने क्या पढ़ाई की, आपने कब ग्रेजुएशन किया, तो सर मैंने ग्रेजुएशन 2022 में मिरांडा हाउस से किया या फिर आईआईटी गुवाहाटी से किया। तो वो जो एक्स्ट्रा जो आपने जोड़ दिया ना, वो बीपीएससी ऑफेंस लेता है। ठीक। सर मेरे ख्याल से सर वो टोन या प्राइड वाला जो सेंस है सर, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हो। हाँ वो तो है ही, और वो तो प्राइड आता ही है ना, मतलब वो नेचुरल है। तो वो टोन आप मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब आपसे पूछा गया कि कहाँ से किए हैं, तब तो आपको बताना है कि कहाँ से किए हैं। मेरा कंसर्न बस इतना ही था आपको आगाह करने का कि जब आपसे सवाल नहीं पूछा गया कि कहाँ से किए हैं, तब उसको मत एंटर कीजिएगा, बस इतना ही था, और कुछ नहीं था।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जब कॉलेज का नाम बताते हैं तब वो आपसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये हम नहीं बोल रहे थे। बोल रहे थे कि जब आप उन आपसे पूछा गया था ये चीज़ और जब आप उसमें जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा, तब वो बहुत ज़्यादा ऑफेंस लेते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, आगे आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि भारत सरकार ने दिव्यांगजन के लिए क्या स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। जो हमारा दिव्यांगजन एक्ट है वो हो गया, फिर उसमें जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज या दिव्यांग ये था उसको बढ़ा दिया गया है काउंट को। और उसमें एसिड अटैक विक्टिम और इन सब चीज़ों को भी ऐड कर दिया गया है। तो वो नंबर्स कितने हैं वो सब देख लीजिएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स को आप देख लीजिए। हाँ, पेंशन इंक्रीज ये बिहार सरकार की इनिशिएटिव भी है। और अभी जैसे सुगम बनाने के लिए जो रैंप होता है, इन सब चीज़ का मानक लिफ्ट, ये सब चीज़ों का जो चेंज होगा ये सब आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। और ये T20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना है न्यूजीलैंड के खिलाफ? सर इंडिया लगातार ने 11 फास्टेस्ट सीरीज में। एक एक करके बोल दीजिएगा। इंडिया सर लगातार 11 सीरीज में अनबीटन रही है और सबसे फास्टेस्ट 200 रन चेज करने का रिकॉर्ड भी बना है। ओके, ठीक है। अच्छा, हवाला क्या होता है? सर मनी वाइट इनफॉर्मल मनी ब्लैक मनी है। ट्रांसफर। सर इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर मतलब जो लीगल सिस्टम है जैसे बैंकिंग चैनल उसके द्वारा ना होके ट्रस्ट और कोड बेसिस पे ट्रांसफर होना, जिससे कि जो हमारा मेन चैनल है उसको इवेट करना, टैक्सेशन एक्सेट्रा से। अच्छा, ये सर इंडिया में इलीगल हवाला है या लीगल है? हाँ, चंदन आप बताइए। इलीगल है। इलीगल है सर। सर हवाला जो वास्तविक मुद्रा के लेन देन की बिना एक अनौपचारिक और अवैध बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से करती है चली जाती है और ट्रस्ट पर चलती है, तो उसको हम हवाला कहते हैं। आपने अवैध और वर्ड यूज किया क्या? सर अवैध बैंकिंग प्रणाली जो इलीगल या फिर इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है। देखिए, इनफॉर्मल और इलीगल में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। तो जी अगर सर। अगला सवाल इसी से फॉलो अप क्वेश्चन है, हवाला इंडिया में लीगल है या इलीगल है? इलीगल है सर। लीगल है सर। फेमा और आरबीआई दोनों इसको इलीगल मानती है और इसी के लिए ईडी है सर। सोनू, आपने क्या बोला, लीगल है? इलीगल है सर। आरबीआई और हाँ, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दोनों इलीगल मानती है। फेमा और पीएमएलए का भी उल्लंघन माना जाता है। फेमा पीएमएलए इलीगल है सर अच्छा, हवाला। भारत के अंदर अगर कोई दिल्ली से हवाला से पैसा अगर सूरत भेजता है तो क्या ये इलीगल है? इलीगल है सर। जी सर, हवाला एक क्योंकि आप सर्टेन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को नहीं यूज कर रहे हैं, इलीगल है ये। सर एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपने कैश यूज करना। किसी ने हुंडी सिस्टम सुना है? ये ट्रेडिशनल सिस्टम है सर पैसा ट्रांसफर का विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर। हाँ, तो हुंडी सिस्टम लीगल है ना? जी सर। अगर कोई हवाला एजेंट दिल्ली में बैठ के एक रजिस्टर पे अगर लिखता है कि फलाना आदमी हमारे पास आए और उन्होंने 10 लाख रुपए यहाँ से सूरत भेजने के लिए मुझे लिखा, और मैंने उस पर 1% कमीशन लिया, और वो पैसा वहां पे सूरत में उनको मिल गया, और वो अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो ये लीगल है इंडिया में। ठीक है। इसमें बस इतना ही चीज है कि अगर उसका वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है और पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, तब फिर एक्शंस होते हैं। ठीक। थैंक यू सर। अनुमिति। तो ऑब्वियस ही बात है कि
जब इतना ग्रे एरिया होगा तो तुरंत इसका मिसयूज हो ही जाएगा। बट अगर कोई अपने मतलब ऑफिस में बैठ के ये हवाला या फिर हुंडी सिस्टम अगर ऑपरेट कर रहा है, तो पुलिस उसको आके उठा नहीं सकती है, ठीक है, कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इलीगल का उन्हें दिखा, वो आके इन्वेस्टिगेट की, और इन्वेस्टिगेट करने में उनको लगा कि गलत हो रहा है, तब फिर वो पीएमएलए में अरेस्ट कर सकते हैं। बट अगर वो पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उस एजेंट को पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो सर ऐसा इंडिया से अगर बाहर भेजा जाए तो वो इलीगल है और इंडिया में इलीगल नहीं है? इंडिया के बाहर भी लोग भेजते हैं, ठीक है। जो लोग अभी तो फिर भी बहुत सारा पीएमएलए और ये फेमा में बहुत सारा ये किया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। पर आज के डेट में भी लोग अगर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करना होता है, तो लोग इस चैनल का इस्तेमाल करते हैं फॉरेन के लिए भी। ठीक है। तो वहां पे भी अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन रहता है तो, लेकिन ठीक है, मतलब अभी फॉरेन वाले के लिए पर हमको सर भी इसमें थोड़ा सा। टैक्स इवेजन होगा ना सर फॉरेन में, क्योंकि हाँ अगर हाँ, आप कन्वर्जन करते हैं तो कुछ टैक्स, सर्टेन अमाउंट इसीलिए ऑफ परसेंटेज टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है, जैसे डॉलर इसीलिए से रुपये में, रुपी से डॉलर में। फॉरेन वाले में अभी देखना पड़ेगा उसका। अभी फॉरेन आज में फिर इलीगल होगा शायद सर, हाँ, क्योंकि आज मेरे का भैया, डिस्कशन। यस, मेरे भैया रहते थे सर फॉरेन में, तो सर वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे लेती है, हाँ तो हाँ, इनफॉर्मल लेगी। में तो टैक्स होगा नहीं, तो सर ये इलीगल ही माना जाएगा। हाँ, तो इसीलिए अगर आप इसमें बोल सकते हैं कि अगर कोई एजेंट जो है वो सारा टैक्स को कंप्लाई करके ये करता है। वैसे फॉरेन वाले, आज का डिस्कशन का जो टॉपिक था वो इंटरनल इंडिया ही था। ठीक है, फॉरेन वाले में हम भी थोड़ा चेक कर लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। बट ठीक है, यहाँ बीपीएससी में ये मतलब ये यूपीएससी का ये सारा टॉपिक है। यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं ये सब चीज़ में घुसते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये बजट वाला आप लोगों से पहले डिस्कस हो चुका था कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिहार के किन क्षेत्रों के लिए विशेष मांग करेंगे। तो इसमें आप लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जो भी इमर्जिंग फील्ड रहेगा, टूरिज्म, ये सब चीज़ का के लिए बजट में एक्स्ट्रा प्रावधान रहे, स्पेशल प्रावधान रहे, या ज़्यादा उसमें फंड्स डाले जाएं, ये सब आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। और कभी अगर ये सवाल पूछते हैं कि आपके इलाके में क्या समस्याएं हैं जिसके लिए आप बजट में सुझाव देना चाहेंगे बिहार बजट में, तो फिर आप थोड़ा सा पर्सनल टाइप का सुझाव दे सकते हैं कि सर पास का पार्क बनवाना, या फिर कचरा डंप करने के लिए कचरा घर बनाना, या बना हुआ है तो उसको प्रॉपरली उसमें वेस्ट सेग्रीगेशन फैसिलिटी करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा फंड्स होना। तो इस टाइप का जो आपको लगता है, पॉट होल्स को फिल करना, वाटर लॉगिंग प्रिवेंट करने के लिए रोड का मेंटेनेंस करना, ड्रेजिंग करना, उन सब के लिए थोड़े फंड्स हों, तो फिर आप ये, अगर आपके क्षेत्र में बोला जाता है तो ये। और अगर बिहार के लिए केंद्रीय बजट में क्या आपको सलाह देना है, तब फिर जो बिहार की जो समस्याएं हैं, वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री रिलेटेड हो, टूरिज्म हो, और तो फिर वो सारा समस्या से आप बोलिएगा कि ये सब बजट में समाधान होना चाहिए या इसमें एक्स्ट्रा एलोकेशन होना चाहिए। बिहार के आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे हैं, तो वो सब आप लोग अ, आतंकवाद, नक्सलवाद। हाँ, सोनू पूछते हैं कभी कभी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो बता दीजिएगा। वो खुद से पूछ रहे हैं, तब ये नहीं बोलेगा कि हमको तो पता चला है, कि नहीं बताना होता है ये। तो वो जिंदगी बिगाड़ देंगे इस इंटरव्यू में। ठीक है। बिहार की समस्या है, एक
आतंकवादी है, पोरस बॉर्डर नेपाल से लगती है। दूसरी सर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में बचे हुए हैं, इक्का दुक्का ही है पर है। और तीसरा सर एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलाइजेशन। ठीक है। अभी तो साइबर वाला भी ले सकते हैं सर, इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिस पे। बिल्कुल, साइबर वाला लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अवैध बालू खनन। हाँ सर, फिर माइनिंग। हाँ, अगर डीएसपी रिलेटेड पुलिस के सामने क्या समस्या है तब उसमें अवैध बालू बालू अवैध खनन। फिर उसके बाद साइबर फ्रॉड आपने बता ही दिया। लिकर प्रोहिबिशन एकदम सबसे पहले बोलिएगा। ठीक है, अगर पुलिस के ह्यूमन सामने। ट्रैफिकिंग भी है सर अब। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी वाइज अगर अचानक से ये सवाल आ जाए कि बिहार पुलिस के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसमें आप पहला बोलिएगा लिकर प्रोहिबिशन को अच्छे से इन्फोर्स करना। फिर उसके बाद आप बाकी पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक। ये उस समय भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है जब वो पूछते हैं कि बिहार पुलिस के सामने ऐसी कौन सी समस्या है जो बाकी स्टेट्स की पुलिस के सामने नहीं है। तब भी लिकर प्रोहिबिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जम्मू कश्मीर से भी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बढ़ा है। पहली बार मालगाड़ी का एक पूरा रैक पहुंचा। अंजी ब्रिज, चेनाब ब्रिज, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। हम्म। तो ये सब आई थिंक हो गया आज तो। आप लोगों ने काफी सारी चीजें पर बात हो गई। ठीक है। सर अदर स्टेट में जो आपने बोला सर, एक इसको सर डाल सकते हैं कि सर यहाँ पे पुलिस और पीपल दोनों के बीच में एक मिसट्रस्ट है या फिर एक गैप दिखता है तो अपने से बाकी। नहीं बोलना है इतना वो हैवी तो हैवी। सारे स्टेट में है। हाँ, मतलब इतना, ये मतलब एकदम स्टेटमेंट सीधा ही बताता है कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन एलिगेशन। हाँ, निकम्मा है। हाँ, बहुत बड़ा एलिगेशन हो गया ये। ठीक है। ये, इस पे ये काउंटर ये पूछ मतलब सकते हैं, आप क्या कीजिएगा? इससे पहले भी तो सब इंटरव्यू में यही बात बोल के गया है, कहाँ कुछ नहीं, बदल गया? नहीं, ठीक है, मतलब हम समझे आप जो बताना चाह रहे हैं ना, वो आप बताना चाह रहे हैं कि पुलिस के सामने क्या समस्या है। तो आपने बताया पुलिस और लोगों के बीच में मिसट्रस्ट है, जो आपने जिस तरीके से फ्रेम किया था। तो उसको ही थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि सर अविश्वास का भी एक विश्वास की भी एक समस्या कभी कभी रहती है। या फिर पुलिस, ये जनता में एक भय कभी कभी महसूस होता है। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा बोल सकते हैं। ठीक। और ये एक्चुअली में रियल है, मतलब जो लोग भी पुलिस बैकग्राउंड से हैं वो ये बात को बोलते हैं कि सर जनता पुलिस से डरती है। तो ये भी एक समस्या है। ठीक। ओके। हाँ, आप सही बोले थे। आपका पॉइंट जो था ये इस लाइंस पे बात किया जाता है। ओके। ठीक है। आई थिंक विल रैप द सेशन टुडे। कल न्यूज़पेपर नहीं रहेगा। आई थिंक सारे आज बंद रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग, कल होगा तो कल के सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत पहले से डिस्कस हो चुका है, बट बिहार रिलेटेड कर एक बार कर लेते हैं, बिहार सर एक स्पेशल। बार वंदे मातरम वाला भी करवा दीजिएगा सर। हाँ, ठीक उस है, पे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सवाल पूछिए। क्या, कौन सा सर? कल तो हम लोग एक बिहार स्पेशल सेक्शन कर लेंगे, बिहार के सामने क्या समस्याएं हैं। ये ऑल्दो न्यूज़ के माध्यम से हो चुका है, परंतु कल एक बार प्रॉपरली फिर से कर लेते हैं। कि बिहार के सामने क्या समस्या है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री के सामने क्या समस्या है। ये सब टाइप की चीज़ें थोड़ा बहुत कर लेंगे। और फिर मॉक इंटरव्यू कर लेंगे कल, जिनका शेड्यूल रहेगा। हाँ सोनू, क्या है आपका क्वेश्चन? वंदे मातरम में तो सर पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा क्वेश्चन का। नहीं, तो अभी तक आपने स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा होगा, आपका क्या डाउट है बताइए। ये डिबेट जो है वंदे मातरम को लेकर क्या सही है? कोई बताइए। जी सर,
सर वंदे मातरम जो अभी डिबेट है, तो पार्लियामेंट में 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम को मनाया गया था। तो इसमें कुछ बोला गया था कि कुछ वर्ड्स को हटाए गए हैं जो भारतीय माँ को दुर्गा माँ के रूप में दिखाया गया था। इसमें लेकिन लेकिन इसको हम लोग ब्रॉड नज़र से देखा जाना चाहिए। ये एक आइडेंटिटी, एक ऊर्जा प्रदान किया था 1905 या फिर अन्य अन्य आंदोलन में। तो इसलिए इसको पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए इसमें। ठीक है। और सर इसमें ये बोल सकते हैं क्या सर कि सर बोलिए। जो वंदे मातरम में जो हिंदू जो देवी का हटाया गया था वो उस समय समय की मांग थी, उस समय हिंदू मुस्लिम एकता को प्रायोरिटी पे रखना था, इस टाइप से बोल सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी, मतलब आपके जो अभी आपने जो बताया उससे लग रहा है कि कंट्रोवर्सी क्या है? अभी कोई कंट्रोवर्सी बता सकते हैं? जी सर, वेस्ट बंगाल में सर वेस्ट बंगाल के कुछ लीडर्स का कहना है ना कि इसमें सर एक मुस्लिम के रिगार्डिंग डिसरिगार्ड है सर, कहीं ना कहीं जो एक अच्छा, सेकुलर फीचर हो। जी ये जी जो बोलिए। डिबेट हुआ है, जो अभी आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है वंदे मातरम कंट्रोवर्सी के बारे में, ये सवाल बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हुए थे सिर्फ उसके आधार पे पूछा जा रहा है। जो रोजमर्रा में जो पूरे कंट्री में हो रहा है उसके आधार पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में एग्जैक्ट क्या डिबेट हुआ था? यस सर, सर पार्लियामेंट ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ, बोलिए। यस सर, जैसे कि वंदे मातरम का ओरिजिनल वर्जन में 6 स्टैंजा है, उसमें से 2 स्टैंजा को ही इंक्लूड किया गया है। तो कुछ वर्गों का कहना है कि वो जो 4 स्टैंजा हटाया गया है वो किसी समूह को इन्फ्लुएंस करने के लिए हटाया गया है। ठीक है। यस सर, और जो अपोजिशन पार्टी है उनको कहना गया है कि अभी डिबेट डेवलपमेंट पे होना चाहिए, ना कि पुरानी बातों पे। हम्म। सर तो इसमें मतलब कैसे हम लोग बोलेंगे सर इंटरव्यू में, कौन हाँ, सा तो मिडिल आप स्टेप? जो अभी आई थिंक चंदन जिस लाइन पे जा रहे थे उसी लाइन पर रहना है कि सर 150वीं जयंती थी, तो इस आधार पे पार्लियामेंट में इस चीज पर बातचीत हुई, परंतु ये कंट्रोवर्सी में बदल गया। और हो गया इस तरीके से। जब आप ओपनिंग लाइन इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपने इवोल्यूशन ही बता दिया पूरा कि जो आपके क्रम में हुआ। देखिए, जो आउटकम हो रहा है आपको उस पर ज्यादा बात नहीं करना है, जो पूरा प्रोसेस हुआ है उस पर आपको बात करना है। सर 150वीं सालगिरह थी, उस पे पार्लियामेंट में, मतलब हम अभी बोले ये भी टोन सही नहीं था। सर 150वीं सालगिरह मनाने के क्रम में इस पर एक डिबेट और इस पर डिस्कशन ऑर्गेनाइज हुआ था, परंतु ये धीरे धीरे कंट्रोवर्सी के फॉर्मेट में चेंज हो गया। और अब फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा आप जो भी इसके बारे में जानते हैं वो आप बता दीजिए, या फिर इतना ही कंट्रोवर्सी के फॉर्मेट में चेंज हो गया इतना पर आप रुक जाइए। फिर उसके बाद आगे आगे वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये डिबेट सही है, तो उसका आपने जैसे ही बोला कि सर 150वीं सालगिरह थी तो इसीलिए ये डिबेट ऑर्गेनाइज किया, डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। इतना पे आप रुक गए, तो मतलब डिबेट सही या गलत है का आपने इस तरीके से आंसर दे दिया। तो फिर जरूर सर। पूछेंगे यस कि सर, आप बोलो सर। हाँ क्या कंट्रोवर्सी हो गई। तो फिर वहां पे आप बता सकते हैं कि सर एक पक्ष का मानना था कि चूंकि ये हमारे ग्लोरियस पास्ट एंड हेरिटेज का एक सिंबल है, जिसने कि 1905 के समय में भी एक वॉर क्राई के रूप में था और सभी जाति और धर्म के लोगों को यूनाइट किया था उस समय। 1905 में तो ये बिल्कुल यूनाइट किया था, बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हुए थे, बट 1905 में तो इसने यूनाइट किया ही था। तो इसीलिए आप बोलेगा उस समय एक यूनिटी का ये सिंबल था। तो उसी क्षण को याद करने के लिए एक पक्ष ने डिबेट किया, मतलब बात की थी। फिर दूसरे पक्ष का कहना था कि अभी भारत के सामने बहुत सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, तो उन पर बात करने के बजाय इस पर बात करना अभी सही नहीं है।
बस इतना बता दिए, यही कंट्रोवर्सी है आपका इसमें क्या अब। मानना? तो क्या, अब क्या मतलब मानना क्या है? आप इसको कैसे लेते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? अभी डिबेट जो आप बता रहे थे वही आपका ओपिनियन था कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक। और डिबेट सही, ये हुआ सही कि नहीं हुआ, तो उसमें तो यही है कि आई थिंक हम तो इतना ही तक बोल के हमको लगता है कि हम ये कर दिए, सही सर है इसमें नहीं हाँ सर, बताइए। आप किसके पक्ष में हैं? डिबेट होना चाहिए या ओरिजिनल? मतलब ऐसे अगर पूछता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में था 6 स्टैंजा वो होना चाहिए, या फिर एक होम अच्छा, मिनिस्ट्री ने अभी एक ये डिबेट कमेटी हुआ बनाया। है क्या? मतलब पार्लियामेंट में ये डिबेट हुआ है क्या कि 6 होना चाहिए, 2 होना चाहिए? ये डिबेट हुआ है क्या? ओरिजिनल सर, ओरिजिनल फॉर्म में फिर से इसको लाने के लिए जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री कमेटी बनाई है कि जो रेस्पेक्ट हम नेशनल एंथम को दे रहे हैं वो नेशनल सॉन्ग को भी देंगे। अच्छा, ओके। ऐसे चर्चा चल रही है सर, इसीलिए डर है, क्या पता तब तक इंटरव्यू के वक्त तक कहीं कर दे कोई कमेटी फॉर्म, क्योंकि हम्म अभी वंदे मातरम को हर एक जगह लाया जा रहा है, वेदर बी इन रिपब्लिक डे या इससे पहले। तो सरकार की मंशा यही लग रही है। ठीक। तो सर इस पे क्या बोलना चाहिए सर कि आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक वही है फिर, आप फिर वही बोलिएगा जो सरकार का स्टैंड है। आप बोलिएगा कि सर सरकार इस पे कमेटी लाने की बात कर रही है, और कमेटी जो रिकमेंडेशंस देगी उसके आधार पे सर आगे बढ़ा जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है? और आपका यही ओपिनियन है कि सरकार एक कमेटी लाने की बात कर रही है? और सर जो अपोजिशन हो रहा है सर, उसको काउंटर इस बेसिस पे किया जा सकता है कि जो सेकुलरिज्म वाला पार्ट है उसको इस बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है सर। जो वेस्ट बंगाल में और सर इलेक्शन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो चीज़, और इसका हम सर वो जिक्र कर चुके हैं कि 1905 में और रिसेंट इवेंट में, और आगे भी सर इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज़ में चेंज लाने की उस तरीके की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब वो अगर एंटी सेकुलर में अगर जा रहे हैं तो हम इनके चीज़ को खंडन कर सकते हैं जो अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। और आई थिंक वही रखिएगा, कमेटी पर भी आप लोग छोड़ सकते हैं कि इसको आप फिर अपना, आपका ओपिनियन क्या है? तो आपका ओपिनियन यही है कि सर। हाँ ये मतलब गाँव में होते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह में हेल्प। हाँ, तो आप बता दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है क्या सोनू? बाकी अगर होगा तो हम और थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे इस पे। ओके सर, थैंक यू। ओके। ये सर ये सर एक्चुअली में कह रही हाँ सर, एक्चुअली में गवर्नमेंट कह रही थी कि 1937 में फिर कुछ क्षण में चेंज किया गया था, जिसके कारण विभाजन हुआ, फिर इसका कारण ही विवाद था। उसको क्या जो 9 वाला जो नेशनल एंथम वो आवाज कट इसके रहा साथ आपका होना अगर। चाहिए, टाइम बाउंड होना सर चाहिए। आपकी अजय आवाज कटी थी, फिर से बोलिएगा। और इसमें कहा गया है कि 1937 में कांग्रेस ने इसमें कुछ चेंज किया था जिसके कारण विभाजन हुआ है, तो इसको जो है ना नेशनल एंथम के जैसे इसको भी बनाना चाहिए। इसके लिए कुछ संवैधानिक रूल बनाना चाहिए जैसे 1971 का है। तो इसको टाइम बॉन्ड बनाना चाहिए, पुराना जैसे जो भी छंद थे उनको ऐड किया जाना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें रखी गई थी इसके लिए। खड़े होके इसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। और सर इसके विरोध में कहा असदुद्दीन ओवैसी ने सर वही कहा था कि जो मुस्लिमों है, मुस्लिमों के ऊपर इसको जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए, उन्हें गाने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम एक मातृ वंदना के समान है, तो मुस्लिमों के लिए ये थोड़ा सा हो जाता है सर। इस बात से ये थोड़ा तो कंट्रोवर्शियल ये हो था सर जाएगा। कुछ टोटल इस बात मैटर। से बीच से निकलना चाहिए, लेट द कमिटी डिसाइड। और वैसे अजहर भी ये वाला पॉइंट, जैसे अभी भी हम लोग जो हमारा नेशनल एंथम है इसमें ऑलरेडी ये तो है ही ना कि आप स्टैंड होके गा नहीं सकते हैं, मतलब गाए नहीं तो भी आपको कोई इशू नहीं है। तो एक तो कमेटी वाली बात है। बाकी अजहर जैसा आपने बताया है, तो चूंकि आप बहुत ही इन्फॉर्म्ड स्टैंड से बोल रहे हैं, तो ठीक है, मतलब चलेगा आपके पर्सपेक्टिव से भी, ठीक। और ठीक है सर, हो गया।
हाँ तो सर ठीक। फिर इसका काउंटर क्वेश्चन आएगा कि लागू करना चाहिए या फिर मतलब सुधार करना चाहिए, नहीं तो ये डायरेक्टली सर कमेटी जो भी फॉर्म लाएगी या फिर इसके बाद जो भी न्यायालय इस पे डिसीजन देगी अगर कोई विवाद होगा तो। हाँ, आप कमेटी पे रखिएगा, न्यायालय पे नहीं जाइएगा। पहला स्टेप कमेटी पर रख के, हाँ, जी कमेटी, सर। हाँ, कंसल्टेशन करेगी उसके आधार पे। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके देन, गुड नाइट एवरीवन। आई थिंक आज बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। यस थैंक यू सर। सो मच गुड एवरीवन नाइट फॉर सर। पार्टिसिपेटिंग। गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम।